welcome to one and all present here. I am Shreya Gupta, and I feel extremely honored to be your host and moderator for today's insightful session, organized by CIRC of ICI on the topic Finalization of Financial Statements with GST Perspective. We are grateful to have you all join us this evening, and I can assure you this session will be full of valuable takeaways and enriching learnings. It is indeed a privilege to welcome our esteemed dignitaries, CA Ankur Kumar Gupta sir, Chairman CIRC of ICI. Sir, on to you. थैंक यू शरिया। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। रिस्पेक्टेड हमारे को कलीग सिकासा चेयरमैन धरवल जी, और आज के हमारे सेशन के स्पीकर तरुण जी, और हमारी बैकअप टीम खान साहब जो रेगुलर पिछले 5 दिन से रेगुलर कोई ना कोई फंक्शन में एंगेज हैं। तो आप सब लोगों का मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और बस इतना ही कहूंगा मैं कि बच्चों के लिए एक अच्छा इनिशिएट लिए है हमारे सिकासा चेयरमैन ने कि एक इस बार क्या है, सभी ब्रांचों की कमेटियां भी बनी है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप सब लोगों को एक दूसरे को जितने बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, जिससे क्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे, सीख पाएंगे और अपनी आर्टिकलशिप पीरियड में जो अपने ऑफिसेज में उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सब लोगों के माध्यम से जो आज तरुण जी हमको बता पाएंगे कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जो नया फॉर्मेट आया है उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे आज तरुण जी से। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हो और सक्सेस बनाइए चीज़ों वेबिनार को। और ओवर टू सरिया। Now I would like to welcome our esteemed dignitary CA Dhaval Kothari sir, Chairman Sikasa of CIRC of ICI. So please give your remarks. Thank you, Shreya. Respected Chairman of CIRCC, Ankur Kumar Gupta ji, today's speaker, CA Tarun Soni ji, and all the students who are listening from their places. आज का जो टॉपिक है बहुत सोच समझ कर सेलेक्ट किया गया था कि फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स इज नॉट जस्ट अ स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटी, इट एंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इस टॉपिक के साथ साथ जो हमने आज जोड़ा वो था जीएसटी पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चीज को फाइनलाइज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बाद में क्या आएगा जीएसटी आर 9 या 9C के साथ, जब जीएसटी को हम रिकंसाइल करेंगे तब क्या इम्पैक्ट आएगा उसको देखने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आज तरुण जी डिस्कस करेंगे, जैसे रिकंसिलेशन ऑफ जीएसटी R2B, आउटपुट जीएसटी वर्सेस टर्नओवर इन बुक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस टू अवॉइड लिटिगेशंस और आईटीसी रिवर्सल, एडवांस रिसीव्ड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी, ऐसी बहुत सारी चीज है। क्या क्या कंप्लायंस हम लोगों को देखनी है जीएसटी के पर्सपेक्टिव से उस चीज के लिए, और ये सारी चीजें हमारे कब काम में आएगी, जब हम रिटर्न फाइनलाइजेशन के मोड पर आ चुके हैं। रिटर्न फाइनलाइजेशन स्टार्ट भी हो चुका है और धीरे धीरे हम ऑडिट के सीजन में एंटर करने ही वाले हैं। तो अगर हम लोगों ने कुछ सुन रखा होगा, समझ रखा होगा, तो डेफिनेटली वो हम लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है। तो तरुण जी, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि बच्चों को इस तरह से गाइड करिएगा कि ऑफिस का काम वो बहुत हल्का हो जाए उनके लिए। थैंक यू। ओवर टू यू श्रेया। Thank you, sir. Now it's time to welcome our speaker for the day, CA Tarun Soni sir from Jodhpur. Sir is a highly qualified chartered accountant and a certified forensic auditor. He is also a RERA and FEMA consultant with over 9 years of professional experience. He has expertise in GST compliance, RERA, international taxation, and litigation in GST. He's also a regular speaker at various forums and branches at ICI, known for his clarity and in depth knowledge. We are truly privileged to have him share his expertise with us today. Welcome, sir. I now invite CA Tarun Soni, sir, to kindly take over the session and enlighten us for today's topic. On to you, sir. Thank you, Shreya. Thank you for such a wonderful and warm welcome of mine. Good evening, Dhaval sir and Ankur Gupta sir, Chairman CIRC of ICI, for providing me this opportunity to present this webinar on with GST perspective, how to finalize all the financial statements. और जैसा धवल सर ने बोला कि हम उस फेज में आ चुके हैं कि अब हमको रिटर्न फाइलिंग्स
जो प्रोप्राइटरशिप है उनकी रिटर्न फाइलिंग्स आ गई है, और हम ऑडिट इरा में भी एंटर कर रहे हैं। और खासकर ये टॉपिक्स जो है वो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब प्रिंसिपल्स ऑडिट स्क्रूटनाइज के लिए जब बुक्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को या आर्टिकल्स को, तो किन किन पॉइंट्स का, किन किन इश्यूज का उनको ध्यान रखना चाहिए। ऑल्दो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल, बट इट इज नेसेसरी कि जो आर्टिकल है वो अपना इन डेप्थ एनालिसिस कैसे करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि उनका प्रिंसिपल किस तरह से स्क्रूटनाइज करता है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा पहले। विजिबल है? इज इट विजिबल? यस तरुण जी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक इसलिए ध्यान में रख के बनाया गया है कि हमेशा ये पॉइंट रहता है कि हम पहले टैक्स ऑडिट को क्लोज करें, फिर जब हम जीएसटी ऑडिट, जिसको 31 दिसंबर तक हमको जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 44, वो कंप्लाई करेंगे। लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ अलग है। रीजन भी, जब हम टैक्स ऑडिट को कंप्लाई करते हैं तो मोस्टली ऑडिटर्स को ये देखा गया है कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैलेंसेस है, जो डिसीजंस है, वो पेंडिंग रख देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कि जो जीएसटी की कंप्लायंस कर रहा है वो उसको फुलफिल करेगा। लेकिन गॉन आर द डेज जब हम दोनों को एक अलग सेग्रीगेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जब हम ऑडिट कर रहे हैं और जब हमारे पास बुक्स आई है, तभी हम ये इंश्योर कर लें कि एक ऑडिटर इंश्योर कर ले और एक आर्टिकल भी उसको एंड अप चेक कर ले कि वो जीएसटी पर्सपेक्टिव से भी परफेक्ट है या नहीं जो हमारी बुक्स है। तो हमेशा ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि इज इट द राइट टाइम टू डिस्कस दिस थिंग, कि वी शुड फाइनलाइज अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद जीएसटी पर्सपेक्टिव, और वी शुड वेट टू फाइनलाइज फर्स्ट टैक्स ऑडिट एंड देन गो इनटू द जीएसटी ऑडिट। तो सबसे पहले ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना होगा कि बीइंग अ ऑडिटर, in the shoes of auditor, the primary objective of us to provide to obtain a reasonable assurances कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है बीइंग ऑडिट। और सेकंड हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो हमारे फाइनेंशियल्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करे। इसलिए जरूरी है कि जब हम अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं, जब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी चेंजेस हम अपनी बुक्स में कर रहे हैं उसमें जीएसटी पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि जो ऑडिटर के दो ऑब्जेक्टिव है कि जो बुक्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है और हम एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको अटेन किया जा सके। तो टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स इट इज इम्पेरेटिव दैट ऑडिटर शुड चेक कंप्लायंस विद जीएसटी लॉ एंड रेगुलेशंस। तो हम ये नहीं देख सकते कि जब हमारे पास बुक्स आई है तो उसको सिर्फ हम टैक्स ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बीइंग आर्टिकल, जब हम हमारे पास हमको प्रिंसिपल का कोई बुक्स देता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम उसको टीटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कैलकुलेट करते हैं, या ये देखते हैं कि ये टर्नओवर ऑडिटेबल में आता है या नहीं आता है अंडर सेक्शन 44 ए बी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखते हैं। लेकिन आज का जो हमारा पूरा सेशन रहेगा उसमें हम टेक्निकल प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी करेंगे, और एक एक लिम्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें एक एक लिम्स को हम टेक्निकली चेक करेंगे कि वो जीएसटी पर्सपेक्टिव से कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम जब एंटर करते हैं इस जीएसटी पर्सपेक्टिव या जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, फर्स्ट ये एक डिस्क्लेमर है कि जब एक ऑडिटर ऑडिट करने बैठता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट को अलग तरह से देखना है और जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट को अलग तरह से देखना है। तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जीएसटी पर्सपेक्टिव में चेक करने से, दैट द ऑडिटर और द आर्टिकल शुड बी अवेयर कि रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस क्या क्या है जीएसटी में, जिसमें टोटल 4 सेक्शंस हिट करते हैं, सेक्शंस 22, 23 एंड 24 एंड 25। ये 4 सेक्शंस हिट करते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि जिस पर्सन के हम ऑडिट कर रहे हैं वो जीएसटी के अंदर, जीएसटी में वो एलिजिबल है या लाइबल है टू रजिस्टर। तो सबसे पहले अगर वो जीएसटी में लाइबल ही नहीं है रजिस्टर के लिए, तो हमको उस कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक करना ही नहीं है। लेकिन हमको ये चेक करना है कि वो सेक्शन 22 के तहत उस टर्नओवर को एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लाइबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो दे रखी है उसको एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। विद रेस्पेक्ट टू गुड्स जो पहले थी उसको एक्सीड करके 40 लाख कर दिया गया। विद रेस्पेक्ट टू सर्विसेज 20 लाख है। तो हम ये 2 लिमिट्स है इसको चेक कर लें टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टर्नओवर जो देखना है वो
हम आगे डेप्थ में जब एनालिसिस करेंगे तो ये चेक करेंगे कि जीएसटी का टर्नओवर अलग तरह से कैलकुलेट होता है और जो हमारा फाइनेंशियल टर्नओवर अलग तरह से कैलकुलेट होता है। तो सेक्शन 22 में ये इन डेप्थ बताया गया हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट्स को हम जब ऐड करेंगे तब हमारा जीएसटी का टर्नओवर बनेगा। तो बीइंग ऑडिटर, बीइंग आर्टिकल, before taking this financial statement into hands, we should check whether that person is responsible for registration under section 22 of the GST. Second point है जो हमारी prerequisite रहेगी before entering into audit, that is we should have the knowledge of concepts, that is place of supply and time of supply, that falls under the provisions of section 12 and 13 of the GST. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी जिसकी प्रीरिक्विजिट्स है वो है वैल्यूएशन, क्योंकि जीएसटी जो एक्ट है उसमें दो चीज मैटर करती है, फर्स्ट इज वैल्यूएशन एंड सेकंड इज द रेट। ये दो पॉइंट से हमारा जो जीएसटी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो द पर्सन शुड बी प्रीरिक्विजिट नॉलेज ऑफ द वैल्यूएशन रूल्स एज वेल, दैट फॉल्स अंडर सेक्शन 15। सेकंड लास्ट है ब्लॉक्ड एंड इनएलिजिबल क्रेडिट्स। ऑल्दो जब जीएसटी 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, द थीम वाज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, बट जैसे जैसे 8 years में हमने इवॉल्व होते हुए देखा जीएसटी को, वी फाइंड कि द मेजर इशू एंड द मेजर नोटिसेस एंड जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी ओनली। हम जितने भी ऑर्डर्स देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 3B 2B का गैप, ब्लॉक क्रेडिट्स की इनपुट्स ले ली है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी, मेजर ऑफ द जो नोटिसेस है वो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी ओनली। द लास्ट इनपुट रिलेटेड प्रोविजंस दैट इज फॉल अंडर सेक्शन 16, हम इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हम जब हमारे पास ऑडिट्स आए तो हम इन प्रोविजंस को कैसे उस ऑडिट को करने टाइम हम एक कंप्लायंस चेक और एक बैलेंस क्रिएट करें कि हमारी ऑडिट जीएसटी पर्सपेक्टिव से भी साइमल्टेनियसली चेक हो जाए। द थर्ड क्वेश्चन दैट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने देखा है टोटल 4 चीज आती है। फर्स्ट that is balance sheet, second is our P&L, profit and loss account, and third cash flow statement if the specific provisions is applied to you, and any other documents that suits to that basic specific provisions अगर आपके ऊपर कोई applicable हो रहा है, तो ये 4 तरह के documents and one is notes to accounts। तो जब हम सबसे पहले एंटर करेंगे जीएसटी पर्सपेक्टिव से देखने के लिए तो हम बैलेंस शीट के आइटम्स को चेक करते हैं। एक एक आइटम को हम लिंब वाइज डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पे हमको क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की एसेट साइड्स पे चलते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड्स मींस नॉन करंट एसेट्स। उसमें सबसे पहला और मेजर जो कंपोनेंट आता है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, फिक्स एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स में मेजरली ये थीम मानी गई है, और जो प्रोपराइटर्स और जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमने ये चीज परचेज की है, इसकी तो इनपुट हमें मिल जाएगी। क्योंकि कैपिटल एसेट्स में यानी कि फिक्स एसेट्स में जो कंपोनेंट होता है जीएसटी का वो मेजर होता है। तो एवरी एंटरप्रेन्योर और एवरी पर्सन एवरी टैक्स पेयर वांट्स कि हमको वो इनपुट अवेल हो जाए, लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट हमको क्या चेक करना है कि फिक्स एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स ऐसी है जो एलिजिबल फॉर इनपुट है और कौन सी एसेट्स है जिसके ऊपर हम इनपुट अवेल नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आता है जो हमको मेजरली फिक्स एसेट्स में देखने को मिलता है दैट इज मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में प्रोपराइटर्स कंपनीज बहुत सारी मोटर व्हीकल्स परचेज करते हैं और वो ये उनको ये एजम्पशन रहती है कि हमको इनकी इनपुट्स मिल जाएगी। लेकिन मोटर व्हीकल के टाइम हमको ये ध्यान रखते हैं कि अगर एक मोटर व्हीकल है जो 13% से ज्यादा अगर उसकी कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर 13% से ज्यादा अगर उसमें कैपेसिटी है तभी हमको मोटर व्हीकल की इनपुट मिल सकती है। अगर हमारा जो बिजनेस है उसका नेचर ही ऐसा है कि वहां पे हम अपने मोटर व्हीकल को यूज लेते हैं फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस और फर्दरेंस ऑफ सर्विसेज, इट मींस एक मोटर व्हीकल डीलर है जो मोटर्स परचेज करता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और सेल करता है, तो उसको इनपुट मिल जाएगी बिकॉज इट इज अ स्टॉक फॉर हिम। अगर बिजनेस का नेचर ऐसा है तो हमको मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में भी इनपुट मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है अगर किसी का बिजनेस है जो ट्रांसपोर्टेशन का है जिसमें एज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल को यूज किया जाता है, इन दैट केस मोटर व्हीकल की इनपुट मिल जाएगी। इन तीन के अलावा अगर हमको कोई भी अगर मोटर व्हीकल मिलती
है तो उसकी इनपुट नहीं मिलेगी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनपुट हमको मिल रही है CGST SGST, वो हमको कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। वी आर इन द पोजिशन टू अवेल द डेप्रिसिएशन ऑन द फुल अमाउंट, बट हमको इनपुट्स नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है मोटर व्हीकल, और उसमें तीन है, 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, बिजनेस नेचर एंड द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड जो नॉर्मली हमको देखने को नहीं मिलता है, दैट इज वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। सेम चीज उसमें भी है, अगर वो बिजनेस नेचर है, अगर ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर्स यूज किया जा रहा है, या ड्राइविंग या ट्रेनिंग स्कूल्स है, उन्होंने अगर कोई वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट होल्ड कर रखी है एज अ पीपीई, तो उनको इनपुट्स मिल जाएगी। थर्ड पॉइंट हमको देखने को मिलती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या है, अगर हम बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसको लेके बहुत सारे मेजर इश्यूज आए, अभी बहुत सारे केस लॉज भी आए हैं, सफारी रिट्रीट इज वन ऑफ देम, कि अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमको इनपुट्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अंदर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में अगर हमारा कंस्ट्रक्शन है, अगर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है, तो उसके अंदर इनपुट मिल जाएगी। उसमें एक पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी। अभी सफारी रिट्रीट का लेटेस्ट जजमेंट आया और उन्होंने क्या किया, प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव 1 जुलाई 2017 से कर दिया। तो आफ्टर दैट जजमेंट, अब अगर हम कहेंगे तो हमको बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में एज ऑफ नाउ अगर हम इनपुट लेते हैं तो इट इज नॉट अवेलेबल, और हमको उसकी इनपुट लेनी भी नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एसेट्स इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। जब हम ऑडिट करते हैं हमको बहुत टाइम ऐसा मिलता है कि एसेट्स बिलोंग्स टू अस बट आर केप्ट विद द थर्ड पार्टी फॉर मेनी रीजंस आर देयर। सपोज करिए हमारे पास कुछ टूल्स है, कुछ जिग्स है, मोल्ड्स है, कुछ फिक्चर्स है, अगर वो हम अपने जॉब वर्कर्स को दे के रखा हुआ है उनको, तो हमको क्या कंप्लाई करना है, हमको ये चेक करना है कि ओनली उनका रिकॉर्ड्स एक मेंटेन हो जाए। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको ये भी देखने को मिलेगा कि हमको कौन से अकाउंट्स, कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए फ्रॉम द जीएसटी पर्सपेक्टिव। उसमें एक पॉइंट आता है कि अगर हमारा कोई एसेट्स है वो अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, एग्जाम्पल मोल्ड्स, जिग्स, फिक्चर्स या कोई टूल्स पड़ा है, तो हमको सिर्फ उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर इनके अलावा कोई अदर कैपिटल एसेट्स हमारी किसी और थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, तो ये कंडीशन है कि विद इन 3 इयर्स के अगर अंदर हमारे पास वो वापस रिटर्न हो जाती है तो उसका कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर 3 इयर्स के अंदर रिटर्न नहीं होती है तो उसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे और उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अभी हमको पता कैसे चलेगा कि जो एसेट्स हमारे बुक्स में है वो किसी और के पास पड़ी है, थर्ड पर्सन के पास पड़ी है, और उसको कितना टाइम हो गया दिए हुए। For that, we should take a management representation letter, that is we call MRL, from the management, कि जो आपकी एसेट्स जो आपके बैलेंस शीट में शो हो रही है उसमें से कौन सी एसेट्स है जो आपने आपकी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में है, और कौन सी एसेट्स है जो किसी और थर्ड पार्टी के पास पड़ी है और उनको वहां पे सेंड किए हुए कितना टाइम हो गया। दैट वी हैव टू टेक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो ये एसेट्स विद थर्ड पार्टी के रेस्पेक्ट में दो कैटेगरीज है, मोल्ड, जिग्स एंड अदर कैपिटल एसेट्स। थर्ड पॉइंट, जब हम एसेट्स का डिस्कशन करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा हमको देखने को मिलता है कि बैलेंस शीट में हमने कुछ एसेट्स परचेज की है और उसकी जो ड्यूरिंग देयर इंस्टॉलेशन टाइम पीरियड या हम टेक्निकल कंसल्टेंसी, हम उसकी जो सर्विसेज है वो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। सपोज करिए एक मशीनरी है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लग रही है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको कमीशन करने के लिए हमने कुछ सर्विसेज अवेल की, एंड we have hired those services from the import as an import of services from outside India. In that case, first of all, we should think कि वो capitalize होगी cost as per AS 10 also and as per Ind AS 16 also. That portion or that service component must be capitalized in the cost of assets. But one point we have to check here whether in the RCM provisions, अगर हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो वी हैव टू द जो सर्विस रिसिपिएंट है उसको आरसीएम के तहत अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना होता है। और अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके रेस्पेक्ट में अगर हमने कोई सर्विसेज अगर बाहर से अवेल की है तो
हमको आरसीएम की डिस्चार्ज लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज करनी है, लेकिन हमको उसकी वापस इनपुट अवेल नहीं कर सकते। तो ये दो पॉइंट है। अगर हम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं एंड दैट इज विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर मशीनरी और प्लांट, तो हमको आरसीएम में डिस्चार्ज करनी है लाइबिलिटी। बट इफ दैट सर्विसेज इज अवेल फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो हमको आरसीएम में लाइबिलिटी तो डिस्चार्ज करनी है, लेकिन उसके ऊपर हमको वापस इनपुट नहीं मिलेगी। सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू एसेट्स। हमको बहुत टाइम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, डेप्रिसिएशन चार्ट स्पेशली हम देखेंगे, कुछ एसेट्स जो हुई है वो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुई है। तो उस टाइम हमको क्या ध्यान रखना है, हम अगर डेप्रिसिएशन चार्ट देखेंगे उसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर और जो रिडक्शन या डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर जो कॉलम होता है, हम उसको कैच करेंगे। वहां से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दैट पर्टिकुलर जो एसेट्स है वो ड्यूरिंग द ईयर सेल हुई है, डिस्पोज हुई है, तो हमारी क्या लाइबिलिटी ट्रिगर होती है उस पॉइंट पे फ्रॉम द जीएसटी परस्पेक्टिव। उसमें एक सेक्शन लगता है, सेक्शन 18 सब क्लॉज 6। उसके अंदर क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गई है एसेट्स, तो हमको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है और सेक्शन 18 सब क्लॉज 6 क्या कहता है। सपोज करिए हमारे पास एक एसेट्स है जिसकी कॉस्ट है 20 लैक्स और हमने उसके ऊपर 18% से आईटीसी सपोज करिए हमारी टोटल 3,60,000। एज पर जीएसटी रूल्स किसी भी एसेट्स की जो लाइफ है, मैक्सिमम लाइफ जो जीएसटी रूल्स में हमको बताई गई है वो है 5 इयर्स। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए वो एसेट सोल्ड हो गई है आफ्टर 3 ईयर ऑफ यूज, और कितने पे, कितनी वैल्यू पे हुई है, 3,25,000। तो एज पर 18(6) क्या कहता है कि हम दो तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ए और बी। बी ये कहता है कि जो हम 3,25,000 रुपए में सेल कर रहे हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी, दैट इज 58,500। और ए क्या कहता है, ए ये कहता है कि प्रोपोर्शनेटली हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एसेट्स यूज कितनी हुई है। टोटल आईटीसी थी हमारी 3,60,000, हमने 24 महीने यूज किया, सपोज करिए इसमें 36 मंथ्स होगा, सपोज करिए 2 साल बाद। अगर हमने 2 इयर्स बाद में सेल किया है सपोज करो, तो 24 महीने हमने यूज किया, और टोटल इसमें जीएसटी रूल्स में जो लाइफ एक्सपेक्टेड बताई गई है वो है 60 मंथ्स। तो हम पर मंथ कैलकुलेट करके हमारे जो आएगी वैल्यू वो है 1,44,000, दैट इज ये सही है। जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो हम लेंगे, 24 महीना हमारा जो बाकी बचा है दैट इज 1,44,000, दैट वी हैव टू रिवर्स। तो मीन्स जो हमने यूज कर लिया पीरियड दैट इज 3 इयर्स, वो वाला पोर्शन कोई इशू नहीं है। जो रिमेनिंग 1,44,000 24 मंथ्स का जो बचा है वो, या अगर हम 3,25,000 पे 18% लगाएंगे दैट इज 58,500, विच एवर इज हायर दैट वी हैव टू पे। तो हमारी जीएसटी लाइबिलिटी वहां पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स पे हमको ये मेजरली ध्यान देना है कि एसेट्स जब अगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज, ड्यूरिंग द 5 इयर्स अगर डिस्पोज हो रही है तो ये हमको रूल फॉलो करना है। अगर 5 इयर्स क्रॉस कर चुकी है तो ये हमको ये मेथड हमको फॉलो नहीं करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एसेट्स ओनली, इंडियस के अंदर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स हम दिखाते हैं कि हमने यूज करने के लिए राइट्स दिए हैं इंडियस में, उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल इनवॉइसेस without considering the factors of time value or discounting or right to use of any assets, although that assets is a part of the balance sheet, but हमको उसको जीएसटी पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं देखना है। तो एसेट्स के रिस्पेक्ट में हमारे ये 5 मेजर पॉइंट्स थे: मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टी, assets with respect to third party, if any services is important with respect to that assets, and the disposal of assets. Disposal of assets हमको कहाँ से मिलेगा? From the depreciation chart. Any query up to this point from with respect to the fixed assets? श्रेया मैम हम ओपन कर सकते हैं for students to take the query. Yeah, they can raise their hands. Guys, anyone has any questions? अगर नहीं है तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर सेशन के एंड में हम 10 से 15 मिनट क्वेरीज दे लेंगे। Sure, sir. सेकेंड पोर्शन हम फिक्स एसेट्स के बाद अगर हम देखते हैं दैट इज आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में मेजरली जो फर्स्ट है इन्वेंट्रीज।
इन्वेंटरीज के रेस्पेक्ट में कॉमन थिंग है, वेदर इट इज अ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, तीनों स्टेजेस में, तीनों लिमिट्स में अगर जीएसटी का कंपोनेंट है उसमें, तो इनपुट इज अवेलेबल टू अस। तीन मेजर पॉइंट्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरीज, दैट इज अगर गुड्स ट्रांजिट में है तो क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है गुड्स अगर थर्ड पार्टी के साइट पे अवेलेबल है तो क्या करेंगे। उसमें हम एग्जांपल लेंगे। और अगर हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अगर किसी को गुड्स सेंड कर रखा है तो उसका क्या होगा। मीन्स ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ अवर स्टॉक, बट उसका ट्रीटमेंट क्या होगा फ्रॉम द जीएसटी परस्पेक्टिव। Raw material, WIP and finished goods, is it clear, straightforward that GST component is available? Second point आता है what about goods in transit? उसमें हमको एक सेक्शन है, सेक्शन 16, उसकी कंडीशन है that goods और services, goods must be received, कंडीशन है सेक्शन 16 की, सेक्शन 16(2)(c) की, तो goods must be received at the factory premises of the taxpayer। अब इसमें एक जजमेंट्स आए बहुत सारे कि गुड्स वहां से चले गए हैं और हमारे पास तक नहीं पहुंचे हैं। तो जजमेंट्स में ये क्लैरिटी आई कि अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है तो उसको हम डीम्ड रिसीव्ड मान लेंगे, और अगर डीम्ड रिसीव्ड मान लेंगे तो वी आर एलिजिबल टू टेक द इनपुट ऑफ दैट स्टॉक। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हम 3B रिटर्न फाइल कर रहे हैं और हमारे पास कुछ स्टॉक है जो 2 जुलाई को, या सपोज करिए हम अभी जो जून का रिटर्न फाइल किया, 2 जुलाई को स्टॉक हमारे पास आया। ठीक है, तो अकाउंटिंग तो हमने कर ली 31, सपोज करिए 30 जून का इनवॉइस डेट था और हमने उसकी अकाउंटिंग कर ली, हमारी बुक्स में जून में आ गया। वेदर वी आर एलिजिबल टू टेक द इनपुट ऑफ दैट गुड्स जो हमारे 30 जून को इनवॉइस हो गया है लेकिन हमारे पास रिसीव्ड 2 जुलाई को हुआ है। तो उसमें एक पॉइंट आता है, बहुत सारे जजमेंट्स के तहत ये डिसाइड किया गया अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है तो इसको डीम्ड रिसीव्ड मान लिया जाएगा और वी आर एलिजिबल टू टेक द इनपुट ऑफ दैट गुड्स इन ट्रांजिट। तो हमको आइडेंटिफाई करना है ड्यूरिंग द ऑडिट्स कि ऐसा कोई स्टॉक है जो गुड्स इन ट्रांजिट है, तो उसको हम अपने नोट्स जो अकाउंट्स में मेंशन करें फाइनेंशियल्स के अंदर कि दैट पर्टिकुलर जो गुड्स था वो ट्रांजिट में था and the risk and reward is transferred and that why the taxpayer has availed the input tax credit on that goods in transit। सेकेंड पॉइंट आता है, सपोज करिए गुड्स थर्ड पार्टी के साइड पे है, जैसा आप जॉब वर्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मेजरली हमको देखने को मिलता है कि जॉब वर्कर्स को गुड्स हमारा वहां पे रहता है और वहीं पे सारा प्रोसेस होता है। तो एक कंडीशन है उसमें, अगर हमने हमारा गुड्स कहीं थर्ड पार्टी यानी कि एग्जांपल जॉब वर्कर के पास पड़ा है तो इट मस्ट बी रिटर्न विद इन 12 मंथ्स। और अगर हम प्रायर अप्रूवल ले लें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के तो 24 मंथ्स। अगर 12 मंथ्स के अंदर अंदर रिटर्न नहीं हुआ तो वी हैव टू कंसिडर इट एज अ डीम्ड सप्लाई और हमारे हमारे टैक्स पेयर के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी उस टाइम राइज हो जाएगी और जो स्टॉक जॉब वर्कर के पास यानी कि थर्ड पार्टी के साइड पे पड़ा था वो भी हमारा टर्नओवर का पार्ट हमको डीम्ड सप्लाई मानना पड़ेगा। सपोज करिए कभी कभी क्या होता है कि गुड्स हमारे पास नहीं आता है और डायरेक्ट हमारे जॉब वर्कर के वेंडर की लोकेशन पे चला जाता है। तो सॉरी, द पॉइंट इज वेदर प्रिंसिपल जिसका स्टॉक है who is the owner and the legal owner of that stock is eligible to take the ITC of that stock but जो साइट पे पड़ा है जॉब वर्कर के और डायरेक्टली वहीं आया है तो ये डिसाइडेड है फ्रॉम द केस लॉस। अगर ऐसा कोई स्टॉक है जो डायरेक्ट वहां पे आया है ऑल्दो द प्रिंसिपल इज द ओनर देन ही इज एलिजिबल टू टेक द ITC ऑफ दैट स्टॉक एज वेल। थर्ड पॉइंट आता है गुड्स एट थर्ड पार्टी साइड और उसमें पॉइंट है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हमारा गुड्स जो है वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे हमारा स्टॉक कहीं पे बाहर गया हुआ होता है। तो 2 पॉइंट उसमें डिसाइड होता है कि अगर आइदर एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। इसके अंदर क्या है, अगर 6 मंथ्स के अंदर रिटर्न हो गया तो ठीक है, हम उसको कुछ कंसिडर नहीं करेंगे ना उसको डीम सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर 6 मंथ्स के हो गया है उसको अप्रूवल पे भेजे हुए और अभी तक कोई भी उसके ऊपर कमेंट नहीं आया है कि दैट दैट गुड्स इज गोइंग टू बी सेल और सोल्ड हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो वो हमको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर से लेना पड़ेगा और अगर वो 6 मंथ्स उसको हो गए हैं तो उसको डीम्ड सप्लाई मानना पड़ेगा।
एक पॉइंट और आता है, जब हम ऑडिट करने, जब हमारे आर्टिकल्स जब साइट्स पे जाते हैं, तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं स्टॉक का, तो बुक्स में जो स्टॉक होता है, ये एक बहुत पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य है कि जो बुक्स में स्टॉक है विजवी जो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं स्टॉक, उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो उस केस में क्या करना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट और है कि हम मैनेजमेंट से ये तो पूछें कि ये रीजन है कि, अगर वो रीजन जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड इट मीन्स कुछ ऐसे ट्रेड्स, ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये पॉइंट्स है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो करते हैं वो इतना टफ है कि उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी अलग आ सकती है कंपेयर टू द बुक्स वैल्यू, देन इट वी शुड मेंशन द सेम इन आवर ऑडिट रिपोर्ट एज वेल, कि फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए थे लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वेरिफिकेशन एज वेल एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट अगर ऐसा पॉइंट आया और हमको जीएसटी पर्सपेक्टिव से क्या देखना है, अगर डिफरेंस मेजर है, then we should the auditor should comment on upon the reversal of ITC हुआ या नहीं हुआ है उस बीच में। तो आईटीसी का रिवर्सल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो आईटीसी रिवर्सल हमको करवाना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरीज, ये 5-6 मेजर पॉइंट्स है दैट वी हैव टू चेक ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ करंट एसेट्स एंड द लिंक बेस्ड इन्वेंटरीज। नेक्स्ट नेक्स्ट मेजर पॉइंट जो आता है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, जिसको हम डेटर्स कहते हैं। डेटर्स के रेस्पेक्ट में अगर ऐसे कोई क्लाइंट है जिसका जो एक्सपोर्ट्स में डील करती है, तो दे मस्ट हैव एक्सपोर्ट डेटर्स एज वेल एट द ईयर एंड ऑल्सो। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स था या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज था, और अगर वो एलयूटी के अगेंस्ट था या नहीं। अब एलयूटी क्या होती है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। वो हमको अपना वर्किंग पेपर का पार्ट भी बनाना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट्स हुआ है वो अंडर एलयूटी हुआ है या विद पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ है। एक्सपोर्ट्स करने के लिए दो रूट दे रखे हैं हमको, आइदर वी मस्ट पे द टैक्स एंड लेटर ऑन विल गो फॉर द रिफंड्स, और हम लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अप्लाई करते जिसमें हमको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है और हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है अंडर अंडर रूल 96A कि विद इन 1 ईयर में, और अगर पीरियड एक्सटेंड कर दिया कमिश्नर ने, तो 1 ईयर में उसका जो पैसा है वो रियलाइज होता है। जो एक्सपोर्ट्स के डेटर्स है उसमें जो अगर हमने सर्विस या गुड्स दी है, अगर एलयूटी है, अगर एलयूटी है तो वो चेक करेंगे, अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो वो चेक करेंगे, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो रियलाइज हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर। और अगर कमिश्नर ने एक्सटेंड कर दिया है जो रूल 96 अलाउस करता है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी अगर एलयूटी के अंदर पे है। अगर हमने ऑलरेडी पहले से पे कर रखा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एलयूटी के अंदर पे कर रखा है तो जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। ये मेजरली हम मिस कर जाते हैं जब हम कभी भी एक्सपोर्टर की ऑडिट करते हैं कोई क्लाइंट की, तो हम ये मिस कर जाते हैं कि जो गुड्स जो डेटर्स पड़ा है उसका रियलाइजेशन कब हुआ या कब होगा। अगर वो एलयूटी में है तो हमको वी हैव टू केयर कि उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ गई है उसकी। सेकंड आता है अदर डेटर्स। अदर डेटर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल्स फ्रॉम द जीएसटी परस्पेक्टिव। अगर सपोज करिए कि हमने कोई सर्विसेज अवेल की विद रिस्पेक्ट टू अवर वन डेटर, और हमने उसको सर्विसेज देनी थी, और उस सर्विसेज के लिए हमको सब कॉन्ट्रैक्ट करना था, किसी आउटसाइड पर्सन से सर्विस लेनी थी। इट मीन्स क्या है? सपोज करिए हमारा एक क्लाइंट है जो डेटर है, वो है ए को हमको कुछ सर्विसेज देनी थी, लेकिन उस पर्पस के लिए हमको सब कॉन्ट्रैक्ट करना था, किसी और से सर्विसेज अवेल करके हम आगे सर्विसेज देने वाले थे। तो वी हैव टू टेक केयर कि अगर ऐसा कोई डेटर है जिसमें हमने किसी अपने सर्विसेज को सब कॉन्ट्रैक्ट करके किसी आउटसाइड इंडिया से सर्विसेज अवेल की है, तो हमको इम्पोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी उसको। रीजन मीन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए क्या 3 कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सप्लायर जो ऑफ सर्विसेज है मस्ट बी आउटसाइड इंडिया, उनकी सर्विस जो लोकेशन है वो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। सर्विस रिसिपिएंट है वो इन इंडिया होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इन इंडिया होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, दैट विल बी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और हमने अपनी कोई सर्विस देने के लिए कोई सब कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस, तो इट इज अवर लायबिलिटी टू पे अंडर आरसीएम, हमारी लायबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी। तो ट्रेड रिसीवेबल्स के रेस्पेक्ट में ये 3 मोटी मोटी बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। लास्ट जो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट इज अदर करंट एसेट्स, जो हमको देखने को मिलता है जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी कैश बैलेंस। ड्यूरिंग द ऑडिट्स मैंने ये देखा है, आई एम इनटू जीएसटी प्रैक्टिस, तो जो ऑडिटर्स होते हैं वो ये मांगते हैं कि आइदर गिव अस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स
कि ड्यूरिंग द ईयर क्या जीएसटी था और पोर्टल पे क्या था। अगर वो मैच कर रहा है तो ओके है, नहीं मैच कर रहा है तो वो एक क्वालिफिकेशन डाल देंगे कि जीएसटी कैश बैलेंस और जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन और एट द लेटर स्टेज या ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ जीएसटी। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न तब चेक कर लेंगे। लेकिन अगर हम दोनों ऑडिट्स हम ही करने वाले हैं, इट मीन्स रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट जाने वाला है 31 दिसंबर को वो भी हम ही करने वाले हैं। और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हमारे सारे पोर्टल्स के जो बैलेंसेस है अगर वो हम अपनी बुक से मैच कर लें तो इट विल बी फ्रूटफुल और बाद में कोई भी मेजर शॉक देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो अदर करंट एसेट्स में जीएसटी के पर्सपेक्टिव से हमको मिल सकता है आइदर कैश बैलेंस कैश लेजर्स हम डाउनलोड कर सकते हैं पोर्टल के वहां पे। और ड्यूरिंग द ईयर अगर हमारा उस कैश लेजर से कुछ भी डेबिट हुआ है या हमने क्रेडिट किया है वो मैच होना चाहिए हमारे जीएसटी कैश बैलेंस जो अदर करंट एसेट्स में पड़ा है। सेकेंड पॉइंट कुछ स्पेशल केयर वाले पॉइंट्स है वो है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि अंडर जीएसटी भी टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस है, उसके अंडर हमारा टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट मतलब कलेक्ट किया गया है जीएसटी के अंदर तो वो हमको हमारी बैलेंस शीट में शो ही नहीं कर रहा है। जब हम जीएसटी के पोर्टल पे जाते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि टीडीएस और टीसीएस की जो आईटीसी है वो क्लेम ही नहीं करी है टैक्स पेड ने। अगर हम जाके देखेंगे उन्होंने उसके रिटर्न भी फाइल नहीं किए हैं। टीडीएस और टीसीएस रिटर्न क्लेम करने की जो रिटर्न है उसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, कोई भी पेनल्टी नहीं है, इसलिए हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। अगर हम टीटी हमारे ऊपर अगर टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस लग रहे हैं और हमारे पास अगर क्रेडिट आए भी है उसके तहत तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पोर्टल पे जाएं। वहाँ सर्विसेज के अंदर टैब है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट्स क्लेम। वो एक रिटर्न फाइल हमको करना होता है। वो अगर हम रिटर्न फाइल कर देंगे तो हमारे कैश लेजर के अंदर वो कंपोनेंट वो आईटीसी ऐड हो जाती है और हम उसकी क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। लेकिन मेजरली हमको यहाँ क्या देखने को मिलता है कि क्लाइंट और टैक्स पेयर ने हमारे टीडीएस टीसीएस के क्रेडिट्स के रिटर्न फाइल ही नहीं किया। एक और पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर हम जब जीएसटी की जो कंप्लायंसेस कर रहा होता है तो टीआरसी 0 थ्रू 3 से बहुत सारी सेल्फ असेसमेंट करके उसने डिमांड पे की होती है। या ड्यूरिंग एनुअल रिटर्न फाइलिंग भी प्रीवियस ईयर के एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो 31 दिसंबर रहती है डेट उस टाइम भी बहुत सारी कंप्लायंसेस के तहत हमने टीआरसी 0 3 फाइल किया होता है। लेकिन वो हमने बुक्स में कहीं पर भी शो नहीं किया है कि वो जीएसटी के परस्पेक्टिव से था, वो डिमांड के अगेंस्ट में था। तो एक राइट वे ये रहेगा कि हम पोर्टल पे जाएं ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी डिमांड्स हमारे टैक्स पेयर ने पे की है और उसका वे क्या रहा है, आइदर आईटीसी से पे की है या कैश बैलेंस से पे की है। तो उसका इम्पैक्ट हमारे भी बुक्स में आईटीसी लेजर या कैश लेजर में आना चाहिए। तो जितने भी डीआरसी 0 3 आप डाउनलोड कर लीजिए या डीआरसी रजिस्टर भी अब पोर्टल पे अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हैं तीनों लेजर से, जीएसटी कैश बैलेंस, डीआरसी लेजर एज वेल एज आईटीसी लेजर। अब एक पॉइंट आता है कि जीएसटी में हमारे पास इनपुट पड़ी है या किसी 31 मार्च को जीएसटी एसेट्स भी है और जीएसटी लाइबिलिटी भी है। सपोज करिए एसजीएसटी की लाइबिलिटी है एंड सीजीएसटी की इनपुट पड़ी रहेगी। ये हमको पता है कि जब हम अप्रैल में रिटर्न फाइल करेंगे तो 31 मार्च को ये शो हो रहा है सीजीएसटी इनपुट पड़ी है और एसजीएसटी में लाइबिलिटी आने वाली है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसका डिस्क्लोजर कैसे करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एज पर लॉ वी आर अवेयर दैट कि वो नेट ऑफ होगा या नहीं होगा। जैसे सीजीएसटी एचजीएसटी से नेट ऑफ नहीं होता है तो हमको उनको सेपरेट हेडिंग्स में दिखाना है। और अगर आईजीएसटी पड़ा है और वो अगर सेट ऑफ हो जाएगा तो हम उसको नेट ऑफ करके शो कर सकते हैं। तो एसेट्स के रिस्पेक्ट में हमने पूरे डिस्कस किया फ्रॉम द फिक्स एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अदर करंट एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। करंट एसेट्स में भी इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर करंट एसेट्स जो हमको कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग द ऑडिट विद जीएसटी पर्सपेक्टिव। एनी पॉइंट अप टू एनी क्वेरी? शेर जी अगर किसी की क्वेरी हो, यहाँ तक एसेट साइड्स कंप्लीट हो गई है, अगर किसी की क्वेरी यहाँ तक आई हो। फिर अभी तो कोई क्वेरी नहीं तरुण है। जी ना अभी तक कोई स्पेसिफिक क्वेरी तो नहीं आई है। ओके ओके सर। सर मेरा एक पॉइंट था, कैन यू इलैबोरेट थोड़ा बहुत फिजिकल वेरिफिकेशन पे कि कैसे होता है उस टाइम पे जीएसटी के पर्सपेक्टिव से? ये वाला पॉइंट हाँ जी। फिजिकल वेरिफिकेशन, ये फिजिकल जी। वेरिफिकेशन स्टॉक का है ना शेर जी? हम्म। जब फिजिकल वेरिफिकेशन हम स्टॉक का करते हैं तो सपोज करिए फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो हो सकता है कम मिला हो।
कम मिलने का कारण क्या क्या हो सकता है? आइदर हमने फ्री सैंपल्स दे दिए, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया गुड्स। तो वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज द मेन रीजन कि जो बुक्स में स्टॉक है और हमारे पास जो फिजिकल वेरीफाइड हुआ है स्टॉक, उसमें डिफरेंस क्या है। अगर इफ दीज आर द रीजंस, तो हमको रिवर्सल हुआ या नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसे होते हैं, ये वाले जो इंस्टांसेस जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, डैमेज हो गया गुड्स, लॉस बाय फायर हो गया, फ्री सैंपल दे दिया, एडवर्टाइजमेंट में दे दिया, तो वेदर दैट स्टॉक के ऊपर जो आईटीसी थी वो हमने रिवर्सल की या नहीं। मेजरली हमको यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन में ये चेक करना। अगर कम हो गया तो इशू है, ओके सर। क्योंकि हमने इनपुट अवेल कर ली है, लेकिन हमने गुड्स को, हो सकता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए स्टॉक हमने वहां से निकाल लिया हो, तो इन दैट केस ऑल्सो हमको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन इज वेरी हेल्पफुल कि आईटीसी रिवर्सल की कमांड आ रही है नहीं। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? तो सर वी आर गोइंग गुड। Yes, we are going good. ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो साइड है, मैंने एसेट साइड कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट साइड जो चलते हैं, लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटी साइड्स में जो मेजर इशू आता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू, नॉट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व सरप्लस, कैपिटल अकाउंट जो हमारा होता है, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। उन चारों में कोई इशू नहीं है ना, उनको हमको चेक करना है। वो मेजर बैलेंसेज है, बैलेंसेज आइदर फ्रॉम द प्रीवियस बैलेंस शीट और जो ड्यूरिंग द ईयर उसमें ट्रांजेक्शन हुआ है। जो जीएसटी पर्सपेक्टिव से देखना है वो हमको देखना है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में अगेन हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इफ वी आर having a foreign creditors as well, means we are availing the goods and services from foreign creditors, तो उसमें मेजर इशू आता है विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में आरसीएम की लायबिलिटी नहीं है, पहले 6 मंथ्स के लिए रखी गई थी, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। तो फॉर गुड्स के रिस्पेक्ट में हमको चेक नहीं करना है। विद रिस्पेक्ट टू अगर सर्विसेज है, तो वी हैव लायबिलिटी टू पे अंडर आरसीएम, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। सेकंड जो कैटेगरी आती है ट्रेड पेबल्स में, दैट इज डोमेस्टिक क्रेडिटर्स। जब हम डिपार्टमेंट जाते हैं या डिपार्टमेंट जब भी नोटिस इशू निकालता है, ये एएसएम की 10 जिसको हम कहते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, हमारे रिटर्न्स की स्क्रूटनी करता है, तो एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स आता है कि 180 डेज का रिवर्सल किया है या नहीं किया। वो क्या चीज है? अगर हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल किए हैं और उसका पेमेंट विद इन 180 डेज नहीं किया है, तो वी हैव टू, हमको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसकी आईटीसी हमने अवेल कर ली है, तो हमको वापस रिवर्स करनी पड़ेगी। एक पॉइंट आता है कि हम क्या वापस वो क्रेडिट अवेल कर सकते हैं रिवर्स करने के बाद। जब भी हम पेमेंट कर देंगे, वी आर एलिजिबल टू टेक द रिक्रेडिट ऑफ दैट रिवर्सल आईटीसी। उसकी कोई लिमिट नहीं है। हम रिवर्सल करने के बाद जब भी हम पेमेंट करेंगे, आईटीसी रिवर्सल हम अवेल कर सकते हैं, लेकिन 180 डेज के अंदर हमको, अगर हमने पेमेंट नहीं किया है अपने हमारे डोमेस्टिक क्रेडिटर्स का, तो हमको 180 डेज में उसकी आईटीसी को रिवर्सल करना है। थर्ड आते हैं, अगर हम कोई सर्विसेज या गुड्स या कोई भी हम परचेस कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से, तो इट इज अ सेपरेट सेगमेंट जो हमको जो मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया था, टीसीएस के प्रोविजंस उसके ऊपर लेवी हो जाते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि हमारे टीडीएस और टीसीएस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने के थ्रू हमने अपने प्रोडक्ट सेल किए हैं, या उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने अगर सेल किया है, तो वो एक रिटर्न फाइल करते हैं और हमारे यहाँ पे वो शो होता है कि हमने कितना अपना जो गुड्स है वो उसके ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भेजा, और टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस हमारे ऊपर लेवी हो जाते हैं। सेक्शन 51 उसको डील करता है। तो हमको वो चेक करना है कि हम, ऐसा कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसने अगर टीसीएस लिया था, वी शुड फाइल अवर टीसीएस रिटर्न्स एज वेल, जो पोर्टल पे अवेलेबल है। उसकी कोई लास्ट डेट्स नहीं है, लेकिन अगर हम फाइनलाइज कर रहे हैं अपनी बुक्स को, तो इट इज रिकमेंडेटरी कि हम वो सारे रिटर्न्स भी फाइल कर दें, ताकि जो हमारा लेजर आएगा वो परफेक्ट आएगा। तो ट्रेड पेबल्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम द बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको रिव्यू करने थे हमारे सारे लिम्स, वो हमने डिस्कस किए। बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी पर्सपेक्टिव ये चेक कर सकते हैं। जो मेजर कंपोनेंट है वो हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन दो साइड, क्रेडिट और डेबिट। जब हम वैट ईरा में थे, तो हम क्या देखते थे कि जीएसटी का जो टर्नओवर है, सॉरी वैट का जो टर्नओवर है, वो जो गया हुआ है, दैट शुड बी रिकनसाइल्ड विथ अवर बुक्स टर्नओवर एज वेल, अवर फाइनेंशियल टर्नओवर एज वेल।
सिर्फ हम ट्रेडिंग पोर्शन देखते थे, लेकिन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वी हैव टू चेक बोथ ट्रेडिंग पार्ट एज वेल एज द पीएनएल पार्ट एज वेल, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट एज वेल। ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पे आते हैं। सबसे पहले जो मेजर कंपोनेंट का जो इशू आता है दैट इज विद द टर्नओवर डेफिनेशन। The turnover definition in that we calculate as a financial turnover is altogether different, may be different from the aggregate turnover under GST. तो सबसे पहले तो हमको अगर ऐसा कहीं गैप मिलता है कि हमारा जो फाइनेंशियल टर्नओवर है वो ही जीएसटी टर्नओवर नहीं है, तो इस तरह का डिस्क्लोजर वी शुड गिव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड सर्टेन डिस्क्लोजर्स इन नोट्स टू अकाउंट्स। और अगर उस एग्रीगेट टर्नओवर से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर द रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी थी या नहीं। ये पॉइंट मेरे से जो टैक्स ऑडिटर से वो पूछते हैं कि वेदर वी शुड हैव टू चेक कि उसकी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी थी या नहीं थी। बीइंग ऑडिटर मैं ये कहूंगा कि हमारी लायबिलिटी होती है अगर वो किसी लॉ के अंदर फॉल करता है और कंप्लायंस उसको करनी चाहिए थी रजिस्ट्रेशन की लेकिन उसने नहीं की है, तो वी शुड कमेंट और कमेंट करनी है कि उसकी रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी थी और उसको डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में, मैनेजमेंट ने कर रखा है नहीं कर रखा वो भी चेक करना है आपको। तो फर्स्ट मेजर इशू आता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस फाइनल टर्नओवर। अब उसमें क्या क्या रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सपोज करिए हम बुक्स चेक कर रहे हैं, वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मींस अगर कोई कंपनी है या कोई ऐसा टैक्स पेयर हमारे पास आता है जो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहा है, उसके बहुत सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट्स में दे रखे हैं, तो हमको क्या करना है कि जब हम फाइनेंशियल कंसोलिडेशन करते हैं तो हम सारे स्टेट्स के टर्नओवर मिक्स होकर हमको शो हो रहा होगा। व्हाट वी हैव टू स्पेशल चेक कि हम सारे स्टेट्स के जो GSTR 1 है वो डाउनलोड करें और वहां से हम सबका जीएसटी टर्नओवर पर्टिकुलरली हर स्टेट्स में कितना शो किया गया है वो हमारे फाइनेंशियल टर्नओवर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट स्पेशल चेक इज इफ एंटिटी इज वर्किंग इन मोर देन वन स्टेट्स, तो हमको रजिस्ट्रेशन वाइज चेक करना है कि फाइनेंशियल टर्नओवर से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकेंड मेजर पॉइंट आता है जो हम फाइनेंशियल टर्नओवर में कंसीडर नहीं करते थे, अगर ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है या बिटवीन द सेम पेन अगर सप्लाई हो रही है तो जीएसटी में उसको टर्नओवर माना गया है, लेकिन फाइनेंशियल टर्नओवर में वो काउंट नहीं होता है। तो हमको ये चीज चेक करनी है कि इस तरह का कोई कंपोनेंट है या नहीं है टर्नओवर में, कि अगर विद इन द सेम पेन अगर सप्लाई हुई है जीएसटी में तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा लेकिन वो फाइनेंशियल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। और ये हमको मेंशन भी करना है नोट्स टू अकाउंट्स में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सर्विसेज होती है वो कॉमन पूल के अंदर ली जाती है जिसको हम क्रॉस चार्ज कहते हैं इन अंडर जीएसटी। तो अगर सपोज करिए कोई सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सर्विसेज ले रहा है या एचआर सर्विसेज ले रहा है या सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस सर्विसेज ले रहा है, मार्केटिंग और ले रहा है, वो अलग अलग स्टेट्स में एलोकेट की जाती है एट द ईयर एंड, और उसका भी जीएसटी के परस्पेक्टिव से तो उसका टर्नओवर में काउंट हो सकता है, आपको नजर आएगा उसमें, लेकिन फाइनेंशियल टर्नओवर में वो नजर नहीं आएगा। फोर्थ जो लिंब है वो है जब हम जीएसटी की सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ शेड्यूल ऐसे दे रखे हैं जिसमें ऑल्दो कुछ एक्टिविटीज को विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी उसको सप्लाई ट्रीट किया गया है। ठीक है, लेकिन वो फाइनेंशियल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है। जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया था, अगर बिटवीन द रिलेटेड पर्सन डिस्कस हो रहा है, अगर सप्लाई हो रही है या सपोज करिए अगर कोई बिल्डर है तो उसके अंदर हमको लैंड देखने को मिल सकता है कि वो टर्नओवर का पार्ट फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई नहीं हो, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी नहीं होगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल टर्नओवर वो काउंट होगा। तो जो शेड्यूल 3 दे रखा है उसमें कुछ एक्टिविटीज डिफाइंड है कि दीज एक्टिविटीज ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई एंड with consideration also certain activities will not be considered as supply. The example is sale of land. तो वो फाइनेंशियल टर्नओवर का पार्ट बनेगा लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। तो मेजर जो इशू आता है पीएनएल की क्रेडिट साइड में, वी हैव टू चेक अवर टर्नओवर विद द जीएसटी एंड वी हैव टू स्पेशल चेक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं एचएसएन क्लासिफिकेशन एंड रेट्स। बीइंग अ टैक्स ऑडिटर इतना डेप्थ में आपको डिस्कस करना है कि हम एचएसएन क्लासिफिकेशन और रेट्स को चेक करें या नहीं करें। मेरा एक पॉइंट है गॉन आर द डेज की अब हमको मूव फॉरवर्ड हमको ऐसे नोटिसेज या ऐसे ऑर्डर्स हमको देखने को मिलेंगे जिसमें 2A 3B का मिसमैच, 3B 1 का मिसमैच,
इट मीन्स जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है या जो कंप्लायंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नोटिस देखने को मिले लेटर ऑन स्टेजेस पे, अभी तो हमने वो नोटिस देखे नहीं है जिसमें हमने अपने क्लाइंट के HSN जो गुड्स और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसका क्लासिफिकेशन वो सही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो रेट्स उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाली थी वो उसने अप्लाई किया नहीं की। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिपार्टमेंट ने अभी तक देखा है और ना हमने हमारी बुक को उस नजर से चेक किया है। तो जो मेजर आगे जो लीगल इश्यूज या लीगल पॉइंट्स आने वाले हैं फ्रॉम द GST डिपार्टमेंट इज द वैल्यूएशन पॉइंट एंड द रेट्स एंड क्लासिफिकेशन पॉइंट्स। तो हम ये इंश्योर कर लें, बहुत बार मेरे पास ये बुक्स आती है, मेरे को देखने को मिलता है कि जो गुड्स और सर्विसेज वो अवेल कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेसेस, वो सेम HSN आउटवर्ड सप्लाई में यूज है। मतलब बहुत मतलब सुनने को मिलता है कि सपोज करिए कोई वो टूल यूज कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में, हम कुछ टूल परचेज कर रहे हैं, वो जो HSN आया अगर हम उसको यूज कर रहे हैं या हमको हम उसको वापस कहीं पे अपने इंस्टॉलेशन में काम में ले रहे हैं तो हम सेम HSN यूज ले रहे हैं। हम पूछते हैं ऐसे क्यों कर रहे हैं कि साहब जो जिससे हम परचेज करते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो कोई गलत HSN थोड़ी लगाएगी या वो कोई गलत रेट थोड़ी लगाएगी। तो भली बड़ी कंपनी हो या कुछ वैसा भी आपका क्लाइंट हो, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट नजर से देख रहे हैं तो ये इंश्योर कर लें कि जो हमारा गुड्स है और सर्विसेज है वो परफेक्ट उसका क्लासिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है और रेट्स जो है वो सही लगी या नहीं लगी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्रेडिट साइड में देखते हैं कि जो टर्नओवर है उसको बाइफरकेट किया जाता है, सेल्स एट द रेट 18%, सेल्स एट द रेट 12%, सेल्स एट द रेट 5%, ऐसा क्लासिफिकेशन किया जाता है। और जब ऑडिट हो जाती है, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास आती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट साइन भी करती है। जब हम टर्नओवर को रेट वाइज क्लासिफाई करने जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ 9C, हम देखते हैं कि वहां जो फेस में दिख रहा है टर्नओवर सेल्स एट द रेट 18%, जब उसको 18 से मल्टीप्लाई किया उतनी तो GST लाइबिलिटी पे ही नहीं की। इट मीन्स वी हैव टू इंश्योर कि GST जो हम रेट वाइज या तो हम ऐसा करते हैं टोटल टर्नओवर शो करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन ना करें। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इट मीन सेल्स को अलग अलग रेट्स पे दिखा रहे हैं, तो ये इंश्योर कर लें कि वो उसके अंदर जो उसके फ्रंट में जो फिगर है वो एग्जैक्ट 18% कैटेगरी में ही शो होना चाहिए। ठीक है, फिर ईयर एंड पे हम वो ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ में भी लगाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, तो हमारा जो टर्नओवर रेट वाइज गया हुआ है वो अलग शो होता है और जो ऑडिटर ने ऑडिट की थी वो जो फर्स्ट पेज होता है P&L का, उसमें जो टर्नओवर होता है वो अलग रेट से शो हो रहा होता है। तो डिपार्टमेंट इसी पे इशू क्रिएट कर देता है कि आपने टर्नओवर 18% से इतना शो किया था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं उसी दौरान हम एस्टेशन क्लासिफिकेशन और रेट्स को भी इंश्योर कर लें। टर्नओवर पॉइंट पे एक पॉइंट और आती है जो है डिस्काउंट्स, रिबेट्स, इंसेंटिव्स ऑन GST। इसमें विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट्स कोई इशू नहीं है। अगर डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं हम तो वी हैव टू इंश्योर 3 कंडीशंस। अगर जब हम सप्लाई कर रहे हैं उससे उसी टाइम या बिफोर सप्लाई हमारा ये फैक्ट क्लियर था कि हमको डिस्काउंट देना है उस पर्सन को, तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से वो डिस्काउंट लेस कर देंगे और वो डिस्काउंट लेस करना अलाउड है इस पर। ठीक है, तो अगर हमको ऐसी कोई बुक्स दिखती है जिसमें डिस्काउंट्स अलग से शो हो रहा है तो उसका लेस होके फ्रॉम द टर्नओवर और फिर उसके ऊपर GST लग रहा है, अगर वो डिस्काउंट्स पहले से डिसाइडेड था बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइडेड था तो वो अलाउड है। सपोज करिए ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रखा है आफ्टर सप्लाई, लेकिन एक ऐसा एग्रीमेंट बिफोर अपन ने सप्लाई से डिसाइड कर रखा है और वही इनवॉइस जा रहे हैं तो भी डिस्काउंट लेस करना अलाउड है। थर्ड पॉइंट आता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई कुछ भी डिसाइड नहीं था कि डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो वो वैल्यूशन में से डिस्काउंट लेस करना अलाउड नहीं है। हम टोटल ग्रॉस वैल्यू के ऊपर GST लगा या नहीं लगा ये चेक करेंगे, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट्स। अभी हम बात आते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें ईयर एंड पे या मंथ ऑन मंथ हमको बहुत सारे इंसेंटिव्स और रिबेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि जिसको हम स्कीम डिस्काउंट्स कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट्स कहते हैं या इंसेंटिव्स जो ईयर एंड पे मिलते हैं या मंथ ऑन मंथ एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने पे मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक रूट पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है और बहुत सारे जो इसमें जजमेंट्स भी आ चुके हैं कि अगर जो स्कीम्स, रिबेट्स और जो इंसेंटिव्स अगर हमको मिल रहे हैं दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू
परचेज, अगर हमने कुछ परचेज टारगेट अचीव किया है और उसके लिए मिल रहे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम उस परचेज में से लेस करेंगे। पॉइंट क्लियर है? वो हम परचेज में से लेस शो करके हम शो करेंगे। तो जब हम डिपार्टमेंट में ऑडिट्स करवाते हैं जीएसटी की, तो हमारे मेजर इशू इस इंसेंटिव रिबेट्स और स्कीम डिस्काउंट्स पे आता है कि सर ये आपने अपने जिससे भी आपने माल परचेज किया है उसको एक तरह से सर्विस प्रोवाइड की है, अगर आपने उनके लिए स्पेशल एफर्ट्स किए हैं, ये वो एक पॉइंट रेस करते हैं, पैरा रेस करते हैं कि आपने ये पॉइंट्स, ये आपने एक तरह से सर्विस प्रोवाइड की है। वी हैव टू डेल्ट विद कि हमने ये जो इंसेंटिव रिबेट्स और स्कीम्स हमको हमारा परचेजर जिससे हमने परचेज किया वो दे रहा है, उसका एकमात्र रीजन परचेज टारगेट्स को अचीव करना है, और देयर इज नो रिलेशन विद द सेल्स। तो हम परचेज में से लेस करेंगे। अगर कहीं पर भी ऐसा प्रूव हो जाता है कि ये इंसेंटिव रिबेट्स और स्कीम्स डिस्काउंट्स आपको दिया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स, सपोज करिए जिस मैन्युफैक्चरर से या जिस कंपनी से भी आप परचेज कर रहे हैं गुड्स, वो आपको कैंपेन या स्पेशल प्रमोशन के नाम से अगर आप उनको कोई सर्विस दे रहे हैं, या उनकी सेल्स ड्राइव के नाम पे कोई कैंपेन लगाया है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको कुछ मिल रहा है आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट्स और अमाउंट कोई आपको रिसीव हो रहा है, दैट विल फॉल अंडर सप्लाई पार्ट, और उसके ऊपर हमको जीएसटी लगाना है। लेकिन अगर हमने कुछ टारगेट अचीव किया परचेज करके, उसके रिस्पेक्ट में अगर इंसेंटिव्स रिबेट्स या स्कीम्स डिस्काउंट्स हमको मिल रहे हैं, वी हैव टू एंश्योर कि वो परचेज में से लेस होकर दिखाया जाए। जब हम ऑडिट रिपोर्ट लेके जाते हैं डिपार्टमेंट में, और सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट को ही वो एनालिसिस करते हैं, उसमें बहुत सारे ऑडिटर्स क्या करते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, और डिपार्टमेंट क्या करता है उसको रेवेन्यू या टर्नओवर का पार्ट मान के उसको उसके ऊपर भी जीएसटी क्यों ना लगे, या जीएसटी कैलकुलेट करके हमारे ऊपर डिमांड क्रिएट कर देते हैं। तो वी हैव टू एंश्योर कि ये वाला पोर्शन करेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हुआ हो। टर्नओवर का एक और पॉइंट आता है, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन एडवांसेस रिसीव। जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमको गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर कुछ एडवांसेस मिले हैं, वो उसके ऊपर जीएसटी हमको पे नहीं करना है, पहले था फिर हट गया। लेकिन अगर सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, उसमें क्या होता है कि बुकिंग पहले हो जाती है, अमाउंट आया हुआ है, लेकिन वो जो पर्सन है जिसने बुकिंग करवाई है वो रुकने बाद में आएगा, तो लेकिन एडवांसेस के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। वी हैव टू पे जीएसटी ऑन एडवांसेस एट दैट मोमेंट ओनली, जब हमको रिसीव हुआ एडवांसेस। ये मोस्टली होटल इंडस्ट्रीज में, या जहाँ पे ऐसी सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे एडवांस पहले रिसीव हो जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, वहां पर भी एडवांसेस अगर पहले रिसीव हो गए हैं, होटल इंडस्ट्री हो गई जिसमें एडवांसेस पहले रिसीव हो गए हैं, तो हमको ये चेक करना है कि उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आई है या नहीं आई है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा एडवांसेस, ये फाइनेंशियल टर्नओवर का पार्ट नहीं होगा, ये आपको बैलेंस शीट में आइदर एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, वहां से आपको ये पॉइंट मिल सकता है कि उसके ऊपर जीएसटी की कंप्लेंसेस की गई है या नहीं की गई। एक पॉइंट मिलता है हमको एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर हमको मिला है कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने रिसीव किया, अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, अगर वो पॉइंट ट्रिगर हो गया, इफ कंटिजेंसी, वो डिपेंड करता है कंटिजेंसी पे, अगर वो पॉइंट ट्रिगर हो गया तो हम उसको जीएसटी मान लेंगे, और हमको उसके ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर टैक्सेबल आ जाएगी, जीएसटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो पॉइंट ट्रिगर नहीं हुआ, तो दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट इज आइदर रिफंडेबल और नॉट कवर्ड अंडर द जीएसटी until that contingency if happened. सेकेंड पॉइंट आता है रिटेंशन मनी। अगर रिटेंशन मनी ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ इनवॉइस वैल्यू ओनली, सपोज करिए हमने 100 रुपए का काम किया और 10 रुपए उसमें से रिटेंशन हो गया है, अगर रिटेन कर लिया है किसी ने, लेकिन हम जो इनवॉइस बनाएंगे वो टोटल इनवॉइस जो जीएसटी लगाएंगे वो इनवॉइस वैल्यू पे लगाएंगे, तो हमको आइडेंटिफाई करना है अगर कोई रिटेंशन मनी है वो उसके ऊपर जीएसटी लगा या नहीं लगा, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ इनवॉइस वैल्यू एज वेल। और एडवांसेस फॉर मटेरियल टू बी सप्लाइड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक पॉइंट आता है कि अगर हम सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमको एडवांस मिला है, तो जीएसटी का क्या होगा वो हमने डिस्कस किया कि हमको एडवांस में जीएसटी देना पड़ेगा। तो पॉइंट इज रेट क्या रहेगी, क्योंकि हमको डिसाइड नहीं होता है कि वो कौन से रेट में फॉल करेगा। अगर हम होटल की बात करें, आइदर इट विल बी फॉल अंडर 12% और 18%, डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। तो लेकिन हम जब उसको एडवांस बुक कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट अगर हमको आइडेंटिफाई नहीं है कि वो कौन से रेट में फॉल करेगा, we will consider 18% as a rate for that advances.
ये हो गया टर्नओवर का पार्ट। फिर आता है सेल्स प्रमोशन स्कीम। जैसे मैम ने उस टाइम डिस्कस किया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या होगा, अगर हमको कोई सेल्स प्रमोशन स्कीम्स में अगर कोई गुड्स एज अ फ्री सैंपल या हम फ्री ऑफ कॉस्ट या सैंपल्स कुछ भी वर्ड यूज किया गया है, अगर ऐसा कोई पॉइंट हमको देखने को मिलता है तो इट नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई अंडर जीएसटी। ओनली क्या होगा, उस फ्री सैंपल और सैंपल्स जो हमने दिए हैं उसकी रिस्पेक्ट में जो हमने आईटीसी अवेल की होगी उनको वो रिवर्स करनी है। ये हमारा टर्नओवर का ऑल द पार्ट नहीं बनेगा अगर हमने फ्री सैंपल सप्लाईज अगर दी है तो, लेकिन अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर हमने कोई इनपुट क्लेम किया है तो हमको वो आईटीसी रिवर्सल करनी पड़ेगी। एक पॉइंट है बोगो जिसको कहते हैं हम, बाय वन गेट वन ऑफर, है ना, ये डिस्प्यूटेड लिटिगेशन है, इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बहुत जगह जाते हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि एक ले लो, एक पे एक खरीद दो, एक पे दो खरीद दो, तो उस टाइम हम जीएसटी का क्या एस्पेक्ट चेक करेंगे वो हम डिटेल में जब हम थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आएंगे एट द एंड ऑफ आवर सेशन, जब इसको बोगो को भी हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट होता है जब हम क्रेडिट, हम अभी तक सिर्फ क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में एक पॉइंट और आता है कि हम बैलेंस शीट्स में देखते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। डिपार्टमेंट उसको एक बार कंसीडर कर लेता है कि हमने किसी को सर्विसेज दी है और उसके ऊपर जीएसटी लगा देता है। अब ये चेक करना है कि दैट रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज मैंडेटेड बाय लॉ और नॉट। इफ दैट इज, जनरली ये कंसेप्ट है कि ऑल रीइंबर्समेंट विल अट्रैक्ट द जीएसटी, ये माइंड में रहता है। लेकिन अगर वो मैंडेटेड बाय लॉ था तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर प्योर एजेंट का कंसेप्ट है, उसमें हम एक चेक करते हैं, प्योर एजेंट का कंसेप्ट है रूल 33 ऑफ सीजीएसटी। प्योर एजेंट के जैसे हमने बिहेव किया है तो जीएसटी की लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी। ये विद रिस्पेक्ट टू द रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक पॉइंट है जो एंड में मैं स्टूडेंट से पूछूंगा कि जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हमको ऑडिटर के ट्रेवल के रीइंबर्समेंट और कन्वेंस का रीइंबर्समेंट मिलता है, व्हाट शुड बी डू विद रिस्पेक्ट टू दोस ट्रेवल एंड कन्वेंस रीइंबर्समेंट्स। एक पॉइंट और होता है जब हम टर्नओवर, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के केस में, जब हम टर्नओवर को जीएसटी परस्पेक्टिव से चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3 रेट्स का एक लिटिगेशन रहता है कि जिस दिन कौन सी टर्नओवर हमने कौन सी एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड किया है। क्योंकि जो जीएसटी है वो सेक्शन 14 की रेट लेता है। एस 11 क्या कहता है कि जो ट्रांजेक्शन रेट है उसकी एवरेज रेट लेंगे, या जिस दिन सप्लाई कर रहे हैं उस दिन रेट क्या रही है, इन तीनों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो हम जब जीएसटी का टर्नओवर चेक करेंगे तो सेक्शन 14 की ऑफ कस्टम एक्ट की रेट आप वहां पे लेके अपना टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। एस 11 में जो हम एवरेज ट्रांजेक्शन रेट लेते हैं और एक जो हमने जिस दिन सप्लाई किया उस दिन रेट क्या थी, इन तीनों के बीच में आपको एक मेजर लिटिगेशन देखने को मिलेगा। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस पे क्या कहता है कि अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है तीनों के रेट्स में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन है तो ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि वो ये चीज को रिपोर्ट करे कि वेरिएशन दोनों में, फाइनेंशियल टर्नओवर में और एज पर जीएसटी टर्नओवर में क्या डिफरेंस है। तो ये एक इम्पैक्ट आता है एक्सचेंज रेट का ऑन टर्नओवर। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एनालिसिस है जो हम एक सेपरेट एक्सेल शीट है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आपके पास फाइनेंशियल्स आएंगे तो वो आइदर इन एक्सेल फॉर्मेट्स और टैली फॉर्मेट्स में आएंगे। जो हमने ये पूरा रीड किया है, पूरा समझा है, ये हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसका एनालिसिस हम एक्सेल शीट में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जब ऑडिट कर रहे हों तो उस पर्टिकुलर रो कॉलम के सामने क्या मेंशन करें ताकि हमारी ड्यूरिंग द टैक्स ऑडिट ही हमारी जीएसटी ऑडिट भी उसी टाइम हो जाए। ऑल्दो जीएसटी ऑडिट इज नॉट देयर राइट नाउ इन द एक्ट, बट हम जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जाता है, वो भी हमारा ऑन द स्पॉट साथ में ही प्रिपेयर हो जाए। वो हम इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस शीट थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द टर्नओवर। अलग अलग एएसएस में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने देखा है कि विद रिस्पेक्ट टू गुड्स जब हम टर्नओवर डिसाइड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज हम जो टर्नओवर डिसाइड करते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी जो हम टर्नओवर डिसाइड करते हैं, तीनों में डिफरेंस आ सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि कंपनीज की रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है वो गुड्स के रिस्पेक्ट में तब रिकॉर्ड करती है अपना टर्नओवर जब मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया है, तब डिसाइड करती है। लेकिन हम जीएसटी में ये देखेंगे कि जब सप्लाई हो गया है
तब आपको जीएसटी का वो पार्ट बन जाएगा, जीएसटी टर्नओवर बन जाएगा और आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी पे द जीएसटी एंड irrelevant with कि whether risk and reward is transferred or not. तो in that point अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है या जो कंपनीज की पॉलिसी है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की, उसमें अगर डिफरेंस है तो आपको टर्नओवर में गैप देखने को मिल सकता है कि कंपनी का टर्नओवर अलग होगा और जीएसटी का टर्नओवर अलग होगा। सेम चीज आते हैं सर्विसेज के रेस्पेक्ट में। सपोज करिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसमें आइदर दो मेथड फॉलो होते हैं, आइदर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे या अगर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे, मींस जितना परसेंटेज हमारा बिल्डिंग या डेवलपर का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है उसके बेसिस पे टर्नओवर को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको ये देखने को मिल सकता है कि जीएसटी में हमारी लायबिलिटी आ गई है विद रिस्पेक्ट टू एडवांसेस। जब हमने सेल एडवांस बुकिंग ली है उसी टाइम हमारे ऊपर वो हमारा टर्नओवर का पार्ट बन गया और एडवांसेस की लायबिलिटी आ गई है। लेकिन जो ऑडिट के रेस्पेक्ट में जो टर्नओवर है वो अलग हो सकता है। तो टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए जिसमें गैप आ सकता है। तो हमको ये ड्यूरिंग ऑडिट क्या ध्यान रखना है, टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको आइडेंटिफाई होता है इट मस्ट बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एज वेल एज नोट्स टू अकाउंट्स की ये मेजर डिफरेंसेस है एंड बिकॉज ऑफ दिस ये पॉइंट्स अराइज हुए हैं और वो हमको अपने परमानेंट वर्किंग फाइल का पार्ट भी बनाना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिव्यू तो करना ही है लेकिन हमको उसको अपने परमानेंट वर्किंग फाइल का पार्ट भी बनाना है क्योंकि जब ऑडिट्स आएगी फ्रॉम बोथ द डिपार्टमेंट्स, जब हमको ये डिफरेंस दिखेगा तो वो हम दोनों प्रूव कर पाएंगे कि ये रीजन क्यों था और एक रिकंसिलिएशन क्रिएटेड था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर कोई कंपनीज है, अगर हमारे पास कोई कंपनी का क्लाइंट आता है जिसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आ रही है, सेम पॉइंट आपको वहां पे इशू आएगा कि जीएसटी में जो टर्नओवर है वो अलग तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड इंड एस में जो सेक्शंस जो कहते हैं, जो इंड एस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कहते हैं और जीएसटी में जो सेक्शंस कहते हैं वो दोनों एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। लेकिन हो सकता है इंड एस, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, इंड एस 115 वो ये क्या कहता है, स्टेट्स दैट रेवेन्यू शैल बी पोस्टपोन्ड टू सब्सिक्वेंट पीरियड इफ द स्टिपुलेटेड कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन द सेम ईयर। सपोज करिए, इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, गुड्स अपन ने सोल्ड किए हैं और उसमें एक वारंटी भी है। एग्जांपल बैटरीज। बैटरीज इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं उसके साथ 5 इयर्स की 3 इयर्स की वारंटी भी जाती है, ठीक है। तो वो ऐसी कंपनीज जिसके अंदर इंड एस फॉलो हो रहा है तो 115 ये स्टेट करता है कि हमको जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो हो सकता है जो वारंटी पीरियड वाला जो रेवेन्यू है वो हम बाइफरकेट करते हैं कि वारंटी के रेस्पेक्ट में कितना रेवेन्यू रिलेशन है एंड बैटरीज के रेस्पेक्ट में कितना रेवेन्यू रिलेशन है। तो जो वारंटी पीरियड वाला है वो हमको पोस्टपोन करना पड़ सकता है। दैट रेवेन्यू इन रिलेशन टू द वारंटी पीरियड कैन नॉट बी अकाउंटेड इमीडिएटली एंड हैज टू बी पोस्टपोन टू द सब्सिक्वेंट पीरियड। तो उस टाइम क्या होगा, जीएसटी का टर्नओवर आपका अलग हो जाएगा क्योंकि वो तो वारंटी प्लस टोटल कॉस्ट पे वैल्यूएशन निकाल के हम वैल्यूएशन जो सेक्शन 15 है उसके वैल्यूएशन निकाल के हम उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई करते हैं। लेकिन इंड एस के अंदर हमने जो टर्नओवर है उसको पोस्टपोन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द वारंटी, तो वहां एक गेम आ सकता है क्योंकि इंड एस में और जीएसटी में दोनों में गैप हो सकता है। अब आते हैं कारो रिपोर्ट। जहां पर भी कारो रिपोर्ट अप्लाई होती है जिस कंपनीज के ऊपर भी, तो हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें जीएसटी के पर्सपेक्टिव से तीन जो क्लॉजेज है वो हिट होते हैं। सबसे पहला है इन्वेंट्री क्लॉज। इन्वेंट्री क्लॉज कौन सा है, कारो का 3(2). वो क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई भी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड हो गई है, जो मैम डिस्कस कर रही थी वो यहाँ कारो में भी हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री अगर डिस्ट्रॉयड हो गई है, डैमेज हो गई है, लॉस हो गई है, इट मींस इन्वेंट्री में कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो उसकी आईटीसी रिवर्सल हुई या नहीं हुई है वो इन्वेंट्री क्लॉज 3(2) में हमको बताना पड़ेगा। सेकंड आता है अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। जो हम जो भी हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज है, वेदर इट इज जीएसटी, ईएसआई, पीएफ, ये हम जब कारो में रिपोर्ट करते हैं अगर जीएसटी के रिस्पेक्ट में भी हमारा कोई अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड कितना है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो अनडिस्प्यूटेड वाला है वो वहां पे डिस्क्लोज करेंगे। तो तीन क्लॉज हिट होते हैं कारो में, इन्वेंट्री क्लॉज, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। और वो ये भी बताना है कि किस फॉरम पे वो डिस्प्यूटेड, ठीक है। तो तीन क्लॉज कारो में ये ध्यान रखना है, क्लॉज 3(2), क्लॉज 7(a) एंड क्लॉज 7(b). 7(b) में ये ध्यान रखना है अमाउंट्स कितना इन्वॉल्व है और कौन से फॉरम पे वो पेंडिंग है, दैट वी हैव टू मेंशन देयर आल्सो इन कारो रिपोर्ट। ये जीएसटी में आपको ये तीन क्लॉजेस कारो की रिपोर्ट में ध्यान रखना।
नेक्स्ट पॉइंट, जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, हमने उसको चेक कर लिया है फ्रॉम बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एनालिसिस बाकी है, वो अपन जब हम एक्सेल डिस्कस करेंगे उसमें एक लाइन आइटम को डिस्कस करेंगे। मैम शेयर मैम पहले वो डिस्कस कर लें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिर हम टैक्स ऑडिट में एंटर करते हैं, हाँ जी सर। है ना, वो बेटर रहेगा। हम्म। आपको शो हो रहा है? सर जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ही शो हो रहा है अभी तो। यही। हम्म। अब शो हो रहा है? हाँ जी। तो सर आगे कोई इनपुट हो तो वेलकम है सर, है ना? श्योर करता हूँ ना, हाँ। हाँ, ठीक है। इंडेक्स एक्सपेंसेस का एनालिसिस करते हैं। जो हम ट्रेडिंग पार्ट अगर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेजरली हमारी परचेजेस रहती है, और परचेजेस में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंसेंटिव स्कीम डिस्काउंट्स। अगर वो है दैट इज विद रिलेटेड टू परचेज ओनली, तो हमको वहाँ लेस करके शो करना है। उसके अलावा ट्रेडिंग पोर्शन में सिर्फ टर्नओवर जो है मेजर पॉइंट है जो हमको डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट स्टॉक है, स्टॉक के वैल्यूएशन में वेदर जीएसटी कंपोनेंट इज इंक्लूडेड और नॉट, वो वैल्यूएशन ऑफ जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमारा जो है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसमें कहा है कि वेदर इट इज वैट और जीएसटी, वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का पार्ट नहीं बनेगा। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले पार्ट पे, जो मेजर डिस्कशन का पार्ट बनता है। और जब हम डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो ये वाला पोर्शन ऐसा है जो अभी तक स्पेशली एसजीएसटी डिपार्टमेंट ने जिन्होंने वैट डील किया था, वो इस पोर्शन को कभी उन्होंने देखा नहीं होता है। तो वो हर पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि सर ये क्या है, इस पे आपने जीएसटी पे क्यों नहीं किया, ये वाला पॉइंट हम ऐड करेंगे, ये वाला पॉइंट नहीं, इस पे नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमको हम क्या करते हैं, लाइन वाइज आइटम ड्यूरिंग जब ऑडिट कर रहे होते हैं तभी इसके आगे रिमार्क्स लिख देते हैं, क्योंकि ऑडिट जब आएगी या जब इसके ऊपर नोटिस आएगा, हमारे रिटर्न्स का स्क्रूटनी होगा अंडर सेक्शन 61, आइडिया नहीं कब हो, लेकिन हमारे पास एक रेडी मटेरियल अवेलेबल रहे कि दैट पर्टिकुलर आइटम के ऊपर हमने एक बार कमेंट किया था, और दैट आइटम इज नॉट लाइबल टू बी अंडर जीएसटी, और लाइबल टू, हमने क्यों नहीं उसको कंसीडर किया, दैट पॉइंट वी नीड टू कंसीडर। तो हमको, मैंने ए से लेके जो भी आपको मेजरली सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं वो सारे कंसीडर किए। हम मतलब 15-15 सेकंड्स पॉइंट हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो मेजरली सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जो हमको ध्यान देना है। श्रेया मैम आपके भी इनपुट्स वेलकम है ना इसमें, कि क्या होगा। अब मेरे ये पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ विद स्टूडेंट्स, कि उनके इनपुट्स लूँ कि क्या उन्होंने अकाउंटिंग सैलरी या चार्जेस देखा है तो क्या सोचा उसके बारे में। अगर उनके इनपुट्स आ पाए, अगर हम अलाउ कर पाए तो वेलकम है, अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो, वरना हम नहीं डिस्कस कर लेंगे इसे। ठीक, स्टार्ट करें सर? प्लीज। फर्स्ट पॉइंट है जो मेजरली हमको देखने को मिलता है, अकाउंटिंग चार्जेस एंड सैलरी। तो इसके अंदर हम डीप डाइव करके ये चेक कर सकते हैं कि 12 महीने में अकाउंटेंट सैलरी दी या नहीं दी है, वो दैट इज फ्रॉम द टैक्स, वो टैक्स ऑडिटर देखेगा। लेकिन अगर जीएसटी के अंदर आया है तो हमको ये देखना है कि अगर वो अकाउंटिंग चार्जेस है और वेदर इट इज अ सैलरी। अगर सैलरी है देन इट इज आउट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ जीएसटी, नहीं आएगा उसके ऊपर कुछ भी इशू। लेकिन चार्जेस है, अगर कोई प्रोफेशनल है और वो चार्जेस है और वो जीएसटी के दायरे में आ रहा है, तो दैट वी हैव टू कंसीडर कि हम इनपुट उसकी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1,80,000 रुपये 15,000 के हिसाब से हमको देखने को मिलता है हमेशा की है। तो इट इज मोर प्रोबेबली, अगर सैलरी है नहीं लेंगे, चार्जेस है अगर वो जीएसटी के परस्पेक्टिव में आ रहा है तो हम इनपुट अवेल कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं है। सेकंड आता है जो हमारी फीस है, ऑडिट फीस 40,000 रुपीज। सेम चीज, अगर वो सामने वाले जो पर्सन है वो अगर जीएसटी के दायरे में है और हमको ऑडिट फीस विद जीएसटी दे रहा है, वी आर हम ऑडिट, तो इसकी इनपुट अवेल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ऑडिट करते हैं और जब हमारे फर्म में जो टैक्स ऑडिटर होता है वो उसके सामने जो बैलेंस शीट आती है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चेक करके हमको भेजता है, मीन्स जीएसटी वाले पर्सन के पास भेजता है, और जीएसटी वाला पर्सन उसके सामने कमेंट लिखता है फ्रॉम द जीएसटी परस्पेक्टिव, है ना। तो एक बार क्या होता है, पूरी ऑडिट जो दोनों नजरिए से हो जाती है, जिस दिन भी ऑडिट का कोई भी नोटिस आएगा हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑडिट करने में आएगी, वी हैव रेडी मटेरियल कि हमने किस पॉइंट पे क्या कमेंट किया था। सेकंड पॉइंट आता है ऑडिट फीस। सेम चीज हमने डिस्कस कर लिया। विद रेस्पेक्ट टू बैड डेब्ट्स,
जीएसटी में कोई भी प्रोविजंस नहीं है इसके रेस्पेक्ट में, बैड डेब्ट्स कोई रिलेवेंस नहीं है इसके। बैंक चार्जेस, जब टूबी आता है, टूबी में बहुत सारी बैंक से क्रेडिट्स आती है, हम ये सोचते हैं कि इसकी क्रेडिट लें या ना लें। बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि तरुण जी अपन के बैंक चार्जेस से क्रेडिट छोड़ दिया करो, पता नहीं वो किससे रिलेटेड है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट बैंक चार्जेस की एंट्री कैसे की गई है। अगर बैंक चार्जेस की एंट्री में वो सारे इन्वॉइसेस एंटर करके बैंक्स के, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं बैंक्स के सारे बैंक चार्जेस के इन्वॉइसेस, वो अगर नेट बैंकिंग है या आप बैंक से मांगेंगे तो वो अवेल अवेल करवा देंगे आपको। लेकिन अगर वो बैंक चार्जेस लगे हैं फॉर द पेनल्टी परस्पेक्टिव, वो क्यों नहीं लेते, उसका रीजन है तरुण जी मेरे को पता नहीं है कि इसके अंदर पेनल्टी कितनी है, या बाउंस चार्जेस कितने लगे हैं, या लोन प्रोसेसिंग फीस के कितने लगे हैं, या विजिटिंग चार्जेस कितने लगे हैं। तो वी हैव टू बाइफरकेट। अगर हम उसकी क्रेडिट लेना, अगर उस पर्सन ने क्रेडिट ली है, बैंक चार्जेस के अंदर एंटर किया और आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है जो बैंक से आ रहा है, तो इट मीन्स उसने अवेल नहीं की है। लेकिन आपको वो अमाउंट नहीं मिल रहा है जो बैंक से आ रहा है, इट मीन्स आपको पहले इनवॉइस सेंटर लिया हुआ दिख रहा है और फिर बाद में उसने इनपुट अवेल की है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट इनवॉइस इज विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टी प्रोविजंस, उसके रिस्पेक्ट में लगाई है, या लोन प्रोसेसिंग फीस थी, विजिट चार्जेस था, तो हम उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लब एंड मेंबरशिप फीस। श्रेया मैम, एनी इनपुट ऑन दिस? क्लब एंड मेंबरशिप फीस मिली है, दो सर, यू आर ऑल्सो वेलकम। ना चाहिए, होता है क्लब एंड मेंबरशिप फीस। हाँ फीस, ये आपको बैलेंस शीट में तो दिखेगा, क्लब एंड मेंबरशिप फीस होती है। वेदर उसके ऊपर अगर जीएसटी लगी है तो हम अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मैं डिपेंड बताता करता है हूँ हम पॉइंट। लोगों ने जो सर्विसेज देने के लिए लिए, नहीं सर, क्लब एंड मेंबरशिप अपने स्टाफ के लिए, मेंबर्स के लिए। नहीं मिलेगी। हाँ, तो क्लब एंड मेंबरशिप फीस जो है वो हम्म। सेक्शन 17(5) में स्पेसिफिकली है। आफ्टर मोटर व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट और पर्सनल कंजम्पशंस के बाद में अगर हमने क्लब एंड मेंबरशिप फीस भी अगर है हमारे यहाँ पे, ऑल्दो इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर अगर है, तो टैक्स ऑडिटर क्या करेगा वो उसका आउटलुक है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रखी है तो अभी हमको इसकी इनपुट अवेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कमीशन ऑन सेल्स। ये देखने को मिलता है आपको, कमीशन ऑन सेल्स, इसके ऊपर जीएसटी, मैं इनपुट बताता हूँ। कमीशन ऑन सेल्स में सेम चीज, अगर सामने वाली पार्टी है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, देन वी कैन अवेल द क्रेडिट ऑफ दैट कमीशन इनवॉइस एज वेल इफ इट इज गिवन फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेल्स के रिस्पेक्ट में अगर सेल्स लिखा है तो बात अलग है, सिर्फ कमीशन लिखा है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कमीशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंस एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज। ये हम एक सेपरेट टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करेंगे, एम्प्लॉयज से रिकवरी होती है वो वाला, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से, उस पॉइंट पे ये वाला डिस्कशन करेंगे। मैंने टोटल 3 पॉइंट्स छोड़े हैं, वो हम जब टेक्निकल पॉइंट डिस्कशन करेंगे अभी नेक्स्ट 10 डेज को 10 मिनट्स में, तब करते हैं। सेकंड है डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर सिटिंग फीस है 2,40,000 रुपए। इसके ऊपर कोई क्लॉज एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो वी हैव टू हिट बैक कि हमको आरसीएम के पॉइंट ऑफ आरसीएम। आरसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है कि वेदर आरसीएम इज एप्लीकेबल और नॉट। और उसमें भी वो क्या है, वो सिटिंग फीस है और इट इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, तो इन दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अंदर डीप डाइव करते हैं कि वेदर वी आर लाइबल टू पे आरसीएम और नॉट। फिर आता है डायरेक्टर की सैलरी, सेम चीज, इन तीनों डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये डिस्कस करना है कि वेदर आरसीएम इज एप्लीकेबल और नॉट, और वेदर ही इज प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो वो जीएसटी के दायरे में आता है या नहीं आता है, वो हम इस पे आगे रिमार्क्स लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट पेड, इररिलेवेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, नॉन जीएसटी आइटम, फेस्टिवल एक्सपेंसेस। फेस्टिवल एक्सपेंसेस में क्या डिस्कस करते हैं, फेस्टिवल एक्सपेंसेस में जब हम डीप डाइव करते हैं तो नरेशन में देखने को मिलता है कि ये डाला फेस्टिवल एक्सपेंसेस गया है, लेकिन ये अपने एम्प्लॉयज को कुछ दिलाया है, एम्प्लॉयज को बॉटल्स दिलाई है, या फेस्टिवल एक्सपेंसेस में मिठाई लाई है। ठीक है, तो टोटली डिपेंड करता है कि फेस्टिवल एक्सपेंसेस में आया क्या है। अगर ऐसी चीज आई है जो ब्लॉक क्रेडिट के दायरे में आती है तो हम उसकी इनपुट नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर फेस्टिवल एक्सपेंसेस में इनवॉइस है तो बहुत बार तो इसमें इनवॉइस मिलता नहीं है, डायरेक्ट बैंक से पेमेंट की एंट्री गई है, तो हम नरेशन से पकड़ते हैं और पूछते हैं कि सर इस फेस्टिवल एक्सपेंसेस में आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं, मिठाई है, बॉटल्स दी है, लोगों को मिठाई बांटी है, तो वो हम यहाँ पे, अगर रेस्टोरेंट का कोई आइटम है तो उस तरह से ब्लॉक क्रेडिट के यहाँ पे हम प्रोविजंस अप्लाई करते हैं।
सेम चीज फूड एकोमोडेशन सर्विसेज टू स्टाफ, ये भी इन एलिजिबल क्रेडिट्स में फॉल करेगा, और ब्लॉक क्रेडिट्स है, अगर ऐसी कोई चीज है तो हम उसके ऊपर इनपुट नहीं ले सकते हैं। जब हम डीप डाइव करते हैं, सबसे मेजर पॉइंट आता है जनरल एक्सपेंसेस एंड पेटी एक्सपेंसेस। इसके अंदर मोस्टली एंट्रीज क्या होती है, बैंक से डायरेक्ट पे होती है, ठीक है। तो आइदर वी शुड आस्क देम फॉर इनवॉइसेस, और हम उनसे एक नोट्स टू अकाउंट्स में लिखवा सकते हैं कि दीज एंट्रीज आर एंटर्ड विथ फुल अमाउंट ऑफ जीएसटी, और हमने उसके ऊपर अवेल नहीं किया है। अगर आप इसके अंदर डीप डाइव कर सकते हैं, एक एक चीज पूछ सकते हैं उनसे कि क्या अमाउंट सिग्निफिकेंट है तो आप एंटर करिए, अगर नहीं है तो हम उनसे स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। एक पॉइंट है जो पिछले कुछ साल से इश्यूज बन चुके हैं, गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को गोडाउन रेंट दे रहे हैं कोई इशू नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस रेज करके देगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसके अगेंस्ट में अगर गोडाउन रेंट दे रहे हैं तो अक्टूबर से कॉमर्शियल प्रीमाइसेस के ऊपर भी हमारे ऊपर आरसीएम के अंदर लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है। फ्रॉम अक्टूबर क्लाइंट्स के डिपार्टमेंट से बहुत फोन आ रहे होंगे कि आप जो आपका रेंट है उसके ऊपर आरसीएम पे करवाइए, फिर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है, वो अमाउंट भी निकाल के दे रहे हैं कि आपके ऊपर इतनी जीएसटी की लाइबिलिटी आरसीएम में पे होनी चाहिए थी। वो कहाँ से मिल रहा है उनको, वो मिल रहा है जब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया था तो हमने रेंट एग्रीमेंट वहां पे सबमिट किया था, अभी भी वो वही अमाउंट ले रहे हैं। हो सकता है वो 4 साल पहले का हो, उसके बाद 5% करके बहुत बढ़ गया हो, वैल्यू उसकी बहुत चेंज हो गई हो, लेकिन वो अभी भी उसी के ऊपर कैलकुलेट करके हमको आरसीएम कैलकुलेट करके डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो इट इज अवर एज अ ऑडिटर और एज अ आर्टिकल ऑल्सो, अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये देखें कि हमारे ऊपर गोडाउन रेंट को अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कॉमर्शियल प्रीमाइसेस है, एज वेल एज रेजिडेंट ड्वेलिंग वाले पे भी पॉइंट आ चुका है कि हमको आरसीएम पे करना है। तो इसके ऊपर आरसीएम की लाइबिलिटी आ रही है, उसने कंप्लाई किया है नहीं कंप्लाई किया है। जब हम एम्प्लॉयज वाला पोर्शन देखेंगे तब ये 2 पॉइंट देखेंगे, हेल्थ एंड मेडिकल एक्सपेंसेस एंड लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स की रेम्युनरेशन इज नथिंग बट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स प्रॉफिट्स। तो वो हम इसका जीएसटी की कोई रिलेवेंस नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी का कोई भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आता है लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस आते ही इसके अंदर क्लाइंट्स क्या करते हैं, जब कुछ ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज सर्विसेज ली है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम एडवोकेट एज वेल, तो भी वो लीगल एक्सपेंसेस में एंटर कर देते हैं। तो जीएसटी में नॉमेनक्लेचर का बहुत ध्यान रखना है, हम वो नॉमेनक्लेचर यूज ना करें जिसके ऊपर जीएसटी की प्रोविजंस हिट होते हैं, अगर हमारा वो आइटम है ही नहीं, वो लाइन आइटम ही नहीं है। लीगल एक्सपेंसेस अगर एडवोकेट के रेस्पेक्ट में है, दैट मीन्स वी हैव टू पे अंडर आरसीएम उस लीगल एक्सपेंसेस। अब इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि एडवोकेट को दिया पैसा 34,000 रुपए, लेकिन उसके अंदर स्टाम्प का पैसा भी इंक्लूड है, ठीक है, स्टाम्प का पैसा इंक्लूड है, या हम कुछ ऐसी चीजें जो लीगल एक्सपेंसेस में डाल रहे हैं जो लीगल अकाउंटेंट को पता नहीं होता, साहब लीगल एक्सपेंसेस में डाल दिया मैंने, तो हमको आइडेंटिफाई करना है, अगर उसमें से एडवोकेट का कंपोनेंट है तो हमको आरसीएम पे करना है। हमारी फीस या प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फीस भी बहुत बार अकाउंटेंट्स लीगल एक्सपेंसेस के नॉमेनक्लेचर में डाल देते हैं, तो हमको चेक करना है कि वो लीगल सही में है या नहीं है, वो प्रोफेशनल है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में वो जब एम्प्लॉय का डिस्कस करेंगे तब करेंगे। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कार्ड, सेक्शन 17(5) इसमें क्या कहता है कि अगर मोटर व्हीकल है 13+ है मेंबर तो हमको मिल सकती है, ठीक है, या अगर पैसेंजर के लिए यूज ले रहे हैं या ड्राइविंग और ट्रेनिंग के लिए अगर हम यूज ले रहे हैं और हमारे बिजनेस नेचर ऐसा है, अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर इंश्योरेंसेज है दैट इट तो अवेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मोटर व्हीकल इंश्योरेंसेज एज वेल एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस विद रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल बोथ आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 75, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे रिमार्क्स, ठीक है। फिर आता है आउटडोर कैटरिंग एक्सपेंसेस, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्शन 17(5), अगर आउटडोर कैटरिंग एक्सपेंसेस है तो हम एलिजिबल नहीं है इसको अवेल करने के लिए। और पार्टनर रेम्युनरेशन सेम डिस्कस किया था हमने, इट इज जस्ट क्लियर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, दैट्स व्हाई इसके ऊपर भी जीएसटी की कोई कंप्लेंसेस नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पे सामने लिखते हैं नो प्रोविजंस ऑफ जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दिस, ताकि हमारे बहुत सारे लाइन आइटम्स तो विदाउट जीएसटी में ही चले जाए, जो जीएसटी में जाए वो एक बार चेक हो जाए और उसके ऊपर कंप्लेंसेस हुई है नहीं हुई है वो हम चेक कर दें। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग स्टेशनरी, सेम चीज, अगर वो जीएसटी के दायरे में आ रहा है, अगर हमने ऐसे किसी पर्सन से लिया है जो जीएसटी का इनवॉइस दे रहा है
एप्लीकेबल है। सेम चीज प्रोफेशनल सर्विसेज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अपन ने डिस्कस किया था, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, आइदर वो कैपिटलाइज हो रहा है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, अगर हम कुछ कमीशन या इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं और उसकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया से, तो भी हमको आरसीएम पे करना है। और अगर हम उसको रेवेन्यू आइटम मान के प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर रहे हैं, तो भी हमको आरसीएम पे करना है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सेम चीज है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के रेस्पेक्ट में ये बोला जाता है कि अगर वो कैपिटल नेचर का है, उसको अगर कैपिटलाइज कर दिया है, तो हम उसके ऊपर इनपुट अवेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर पीएनएल के थ्रू रूट कर रहे हैं, कैपिटलाइज नहीं किया है, तो हम उसकी इनपुट अवेल कर सकते हैं अगर हमारे पास इनवॉइसेस आया है जीएसटी लगा हुआ। सैलरी एक्सपेंसेस, अगेन जीएसटी में आउटराइटली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सैलरी पोर्शन देता है, वो जीएसटी के पर्सपेक्टिव से बाहर है, तो वो वाला उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सिक्योरिटी सर्विसेज, कंपनी इसके ऊपर ध्यान देना है कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट्स के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो आरसीएम में ये इन सर्विसेज के ऊपर पे करे। अब जब पीएनएल अकाउंट पहली बार डिपार्टमेंट को देखने को मिला, तो वो उन्होंने बस ये सोच रखा था कि साहब जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज आएगी, आरसीएम का पैरा रेस कर देना है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जो टैक्स पेयर है वो कंपनी है, प्रोपराइटर है, पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर यहीं पे हम ये डिसाइड कर लें कि सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनीज है, तो आरसीएम पे करना है, तो यह उसके दायरे में आएगा, वरना नहीं आएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया। शॉप रेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, अगेन डिपेंड करता है स्टाफ का कौन सा एक्सपेंडिचर आया है इसमें। अगर वो जीएसटी के सेक्शन 17(5) में फॉल नहीं कर रहा है, तो हम अवेल कर सकते हैं। अगर सेक्शन 17(5) में फॉल कर रहा है, तो हम अवेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टॉक इंश्योरेंसेस। जब हमने कैश क्रेडिट या कोई बैंक ओडी हमने अवेल कर रखी होती है, तो स्टॉक के ऊपर हमारा इंश्योरेंस होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स तो क्या करते हैं, उसको बैंक चार्जेस में ही डाल देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमारे बैंक ने कब वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया। तो हमको आइडेंटिफाई करना है, अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो स्टॉक इंश्योरेंसेस के नाम से है, तो वी आर एलिजिबल टू टेक द इनपुट ऑन दोज स्टॉक इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट आता है स्वीपर सैलरी। अगेन सेम चीज, सैलरी कंपोनेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सैलरी के पार्ट है, तो हम वी आर नॉट लाइबल टू अंडर एनी जीएसटी प्रोविजंस। टैक्सी रेंट, अगेन द सेम थिंग, अगर रेंटल ऐसा है जो हमको इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, वी आर एलिजिबल टू टेक द इनपुट ऑन दोज रेंटेड टैक्सीज एज वेल। टी कॉफी एक्सपेंसेस, अगेन वी आर एलिजिबल, अगर ऐसा कोई भी इनपुट आ रहा है जो टी कॉफी एक्सपेंसेस का पार्ट बन रहा है, वी आर एलिजिबल। टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस, अगर ऐसा कोई पॉइंट है और हमारे पास इनवॉइसेस अवेलेबल है, मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं, इसको कैपिटल टोटल अमाउंट से ही बिल चढ़ाते हैं, और टू बी में अगर इनपुट आती है तो भी अवेल नहीं करते हैं। तो we are eligible to take the input on the of this telephone and mobile expenses. Transport expenses, यहाँ ये एक मेजर पॉइंट आता है कि आरसीएम की लाइबिलिटी तो है इस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस के ऊपर, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस को राउंड ईयर अगर उन्होंने कुछ भी टैक्सी आ रही है, कोई ठेला गाड़ी आ रही है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ भी आया है, वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई इसमें से कौन सा अमाउंट है जो आरसीएम के लिए लाइबल था, और कौन सा अमाउंट है जो नॉन आरसीएम है। इट मींस अकाउंटेंट को इतना नॉलेज नहीं होता, वो सब इस एक ही नॉमेनक्लेचर के अंदर एंटर कर देता है, वेदर इट इज आरसीएम, फ्रेट्स, टैक्सी, सब कुछ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस में डाल देता है। तो वी हैव टू बाइफरकेट कि इसमें से कितना ट्रांसपोर्ट है जो जीटीए से आया है, क्रूज ट्रांसपोर्ट एजेंसी से आया है, और उसमें भी वो फॉरवर्ड चार्ज में बिल रेज कर रहे थे, और आइदर वी हैव टू पे अवर लाइबिलिटी अंडर आरसीएम, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर किसी केस में ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बुक्स इस तरह से मेंटेन नहीं है, तो आप नोट्स लिख सकते हैं कि ये वाला जो अमाउंट है ये हम आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पाए, आरसीएम की लाइबिलिटी इस पर आइडेंटिफाइबल थी या नहीं थी, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। अगेन व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉट अवेलेबल इफ सेक्शन 17(5) से आउट हो जाता है तो। एंड वाटर कैंपर एक्सपेंसेस सेम, अगर वो आ रहा है हमारे बिजनेस प्रीमाइसेस और बिजनेस के लिए यूज आ रहा है और इनवॉइस है जीएसटी का, अवेल कर सकते हैं। तो टोटल एक ये लाइफ इंश्योरेंस और ये हेल्थ एंड मेडिकल एक्सपेंसेस सेक्शन 17(5) में स्पेसिफिकली दे रखा है that with respect to life insurances and health and medical expenses, we are not able to avail the credit of ITC on these two components.
इसमें कोई भी पॉइंट बाकी नहीं है इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। बस ये ध्यान रख लीजिए जो भी आर्टिकल है वो इसके सामने उसी टाइम जब वो फर्स्ट टाइम चेक कर रहा है, डाटा को स्क्रूटनाइज कर रहा है, उसी टाइम अपना कमेंट कर देगा, तो उसके प्रिंसिपल के लिए एक हेल्पफुल रोल प्ले हो जाएगा कि वो उसने ये चेक किया है, इस पॉइंट को यहाँ इन डेप्थ तक चेक किया है। ठीक है? वापस हम आते हैं वहां पे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आर्टिकल्स के लिए ये है कि वो हेल्प करते हैं अपने प्रिंसिपल को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जो बेसिक फॉर्मेट है वो फिल करके रखते हैं, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मेजर जो क्लॉजेज है उसके ऊपर अपना कमेंट देते हैं, या किसी 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 फॉर्म्स में ऑडिट प्रोसीजर ही ऐसा होता है कि जो बेसिक क्लॉजेज है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, वो आर्टिकल फिल करते हैं, और जो मेजर पॉइंट्स है, मेजर क्लॉजेज है, वो प्रिंसिपल उसको रीचेक करता है। तो जीएसटी पर्सपेक्टिव से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में किस किस पॉइंट पे आपको एक बार ध्यान देना है वो अपन डिस्कस करेंगे। टोटल चार ये 10-15 क्लॉजेज है। उसके बाद हम ये एम्प्लॉयज वाला डिस्कस करेंगे एक पॉइंट, और फिर हम क्लोज करेंगे इसको। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑल्दो आर्टिकल्स को ये मौका कम मिलता है कि हम ये कंपाइल करें, लेकिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट आता है क्लॉज 4 जिसके अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आती है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सारे जहां पर भी जीएसटी जिस स्टेट्स के भी ले रखे हैं सारे मेंशन करने हैं। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। और कैसे देख सकते हैं आप उसके पैन नंबर से ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसके सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहाँ से आएंगे, वो आपको पोर्टल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप ऑडिट रिपोर्ट में वो सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको इंक्लूड करने हैं जो उस पर्सन के अप्लाई कर रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हो गया है, वो भी शो करेगा वहां पे और हमको मेंशन करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज आता है 10B नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हमको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ बिजनेस हम क्या करते हैं, जो पिछले साल वाला था वो डाल देते हैं, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर इस तरह से बने हुए हैं कि इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो ये कुछ कुछ क्लॉजेस अपना आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द ईयर अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कुछ सर्विसेज या नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है, या उस पर्सन ने इंक्लूड किया है, अपने अमेंडमेंट करवाया है आरसी को, तो हम एक परमानेंट वर्किंग फाइल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लें और वो सारे नेचर ऑफ बिजनेसेस इंक्लूड करें हमारे ऑडिट रिपोर्ट के रेस्पेक्ट में। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अगर हम करते हैं और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला, दोनों को कंपेयर अगर रिकंसिडरेशन करना है हमको, किस तरह से बुक्स मेंटेन करना है, और अगर उसका इम्पैक्ट आ रहा है तो वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि विद जीएसटी विदाउट जीएसटी अगर हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वो सेक्शन 145A की बात है, लेकिन क्लॉज 14 में जीएसटी का कंपोनेंट आता है। नेक्स्ट क्लॉज आता है क्लॉज 16D एंड E। उसमें एक आता है अदर इनकम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सपोज करिए एक पर्सन है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसकी पर्सनल कैपेसिटी में भी रेंटल इनकम आती है कॉमर्शियल, वो उसने सीए को नहीं बताई हुई और सीए को शो भी नहीं की हुई, और हम ऑडिट कर रहे हैं प्रोपराइटर की बिजनेस की। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि हम किस चीज की ऑडिट कर रहे हैं। अगर वो पर्सन स्पेसिफिक की ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी रेंटल इनकम पे भी जीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए था। रीजन बीइंग पैन रजिस्टर्ड होता है, और पैन अगर रजिस्टर्ड है तो रेंटल इनकम अगर आ रही है तो वो जीएसटी के दायरे में आ रही थी या नहीं आ रही थी, वो यहाँ से आपको मिलेगा अगर कोई ऐसी पॉइंट इस क्लॉज में शो हो रहा है कि अदर इनकम नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 21 पर्सनल एक्सपेंडिचर्स डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। अगर ये चीज आ रही है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने पीएनएल के अंदर जब मैं सबके रिमार्क्स लिख रहा था उसके सामने, अगर वो पर्सनल एक्सपेंडिचर था तो टैक्स ऑडिटर तो उसको डेबिट पीएनएल में है तो उसको डिसअलाउ करेगा ही करेगा, लेकिन मैंने उसके ऊपर आईटीसी रिवर्सल कर दी वो सेक्शन 17(5) के तहत। नेक्स्ट क्लॉज सेम चीज, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, अगर उसके ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो वहां से हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। मीन्स मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई भी है नहीं हुई है, कहाँ से पता चलेगा। तो क्लॉज 21 में अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई है, टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा उसके ऊपर, तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर इस कंपनी ने, इस क्लाइंट ने कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली है, उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ सकती है। मीन्स अगर सर्विसेज है तो आएगी। तो यहाँ से क्लॉज 21 से आपको वो मिल जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 21A any expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being courts। उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स, ऐसे चालान हमने ड्यूरिंग द ईयर
बुक कर लिए होते हैं क्लाइंट ने, जो डिमांड्स पे की हो या पेनल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पेमेंट किया हो, अगर वो यहाँ से आपको मिलेगा 21A में कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, ये हमारे टैक्स ऑडिटर तो पुट करेगा ही करेगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा कि ये वाला पोर्शन है जिसके ऊपर पेनल्टी का प्रोविजन था, तो इसके ऊपर जीएसटी का, जीएसटी के सारे चालान यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप पोर्टल पे जाके जितने भी DRC 07 फॉर्म, PMT 06, DRC 03 ये सब डाउनलोड करिए और यहाँ पे टैक्स ऑडिटर को बताइए कि सर ड्यूरिंग द ईयर इसने इतने इतने पेनल्टीज और फाइन्स दिए हैं अंडर जीएसटी। नेक्स्ट है क्लॉज 23, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वहां पे टैक्स ऑडिटर अपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बताता है। तो जीएसटी ऑडिटर क्या बता सकता है, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख सकते हैं कि जब सेक्शन 15 में वैल्यूएशन, जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वैल्यूएशन रूल्स दे रखे हैं, वैल्यूएशन रूल्स 27 to 33। तो उसमें अगर ये देखना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जो जीएसटी का वैल्यूएशन है वो परफेक्टली हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लॉज 23 में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, आप उनको उठाइए और उसमें ये देखिए कि वैल्यूएशन सही हुआ है या उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी करेक्टली पे की है या नहीं की है। क्लॉज 26 में 43B में तो हम बताते हैं अगर जीएसटी की लायबिलिटी है 31 मार्च को अगर वहां पे शो हो रही है, वो बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न हमने पे कर दी है 43B में। एक क्लॉज आता है क्लॉज 27, इसमें सैंडवेट की डिटेल्स है कि ओपनिंग हमारा सैंडवेट कितना था, ड्यूरिंग द कितना प्लस माइनस हुआ और क्लोजिंग कितना। मोस्टली ये क्लाइंट्स के लिए ये क्लॉज अप्लाई नहीं होता है, लेकिन एक क्वेश्चन, एक क्वेरी है मेरी भी कि जीएसटी का जो ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग, वो हमको यहाँ क्लॉज 27 में शो करना है या नहीं करना है। हम ये वाला जो रिकंसिलेशन है ये बना कर जरूर रखते हैं, लेकिन हम क्लॉज 27 में ये शो नहीं करते हैं। वेदर टू डिस्क्लोज जीएसटी डिटेल्स हियर, हम नहीं करते उसको। फिर आता है क्लॉज 44, जो पिछले बहुत सालों से आया हुआ है, इसके ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन भी हुए हैं और कौन सा पॉइंट, कौन सी चीज क्लॉज 44 का पार्ट बनेगी, कौन सा नहीं बनेगी, वो क्लॉज 44 मोस्टली लोग कंप्लाई नहीं करते हैं, आइदर डिस्क्लेमर दे देते हैं। पर उसकी इंफॉर्मेशन लेने की रीजन क्या है, गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करना चाह रही है ये जानने के लिए कि जो पर्टिकुलर टैक्स पेयर है वो किस तरह के लोगों के साथ डील करता है और उसमें कौन कितना जीएसटी उनको कलेक्ट होता है। वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज दिस, टू इंट्रोड्यूस क्लॉज 44, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा एक्सपेंडिचर है, वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाउ मच अमाउंट इज पेड आउट ऑफ दैट टू रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड कितना है। ये क्यों जानना चाह रहे हैं, रीजन मीन इन द कमिंग टाइम हमको ये देखने को मिलेगा, डाटा यहाँ से एनालिसिस होके बहुत सारे रूल्स फ्रेम होंगे जहाँ हमको आइडेंटिफाई होगा कि कितना लोग कौन सी इंडस्ट्री अनरजिस्टर्ड में ज्यादा डील करती है, इसलिए क्लॉज 44 आया है। इसमें गाइडेंस नोट्स है जो क्लॉज 44 का, वो गाइडेंस नोट्स ऐसी है कि क्या कहता है कि ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर को हमको वहां पे शो करना है हेडिंग में, और हेंस द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड परचेज, परचेजेस में क्या क्या इंक्लूड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट मीन्स जब हम क्लॉज 44 फाइल उसको फिल कर रहे हैं तो हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स तो लेना ही है, जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एनालिसिस में देखा था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं तो वो भी हमको क्लॉज 44 का पार्ट बनाना है। ये पॉइंट आता है कि डेप्रिसिएशन, जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे तो डेप्रिसिएशन लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। बैड डेट्स लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे उस क्लॉज 44 के लिए। सैलरीज लेंगे जो, या कोई ऐसा आइटम जो शेड्यूल 3 में फॉल करते हैं हम वो लेंगे, वो उस क्लॉज 44 का पार्ट नहीं बनाएंगे। वेदर एग्जाम सप्लाईज जो जीएसटी में है वो लेंगे। और टोटल पेमेंट का मतलब क्या है, टोटल पेमेंट मीन्स हमने सिर्फ जीएसटी का, जीएसटी के साथ कंपोनेंट माना जा रहा है या विदाउट जीएसटी माना जा रहा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिस्पेक्ट टू टोटल पेमेंट मीन्स टोटल पेमेंट, क्योंकि जिसको पेमेंट मिल, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए सीजीएसटी एसजीएसटी कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन जिसको पेमेंट मिल रहा है उसके लिए वो टोटल वैल्यू बनती है। तो टोटल पेमेंट मीन्स जो हमने उस व्यक्ति को टोटल पेमेंट किया इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट। एक ये एम्प्लॉयज वाला पॉइंट है जो डिस्कस करने के लिए है कि अगर हमने कुछ एम्प्लॉयज को परक्विजिट्स दिए हैं, फ्री गिफ्ट्स दिए हैं या कुछ एम्प्लॉय से रिकवरी की है, तो क्या क्या जीएसटी का क्या प्रोविजन सेट होगा। एग्जांपल जैसे हमने सब्सिडाइज फूड दिए या स्पॉन्सरशिप फीस दिया, मेंबरशिप फीस पेड की उनके बिहाफ पे, मेडिक्लेम एक्सपेंसेस दिए, यूनिफॉर्म, शूज, इक्विपमेंट्स,
सब्सिडाइज कैब, गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस। तो इसमें टैक्स ऑडिटर क्या करता है या हम रिटर्न फाइलिंग के दौरान क्या करते हैं वो अलग चीज है। अगर उसकी रिकवरी वापस एम्प्लॉयर कर लेता है, वेदर इट विल बी फॉल अंडर सप्लाई अंडर जीएसटी और नॉट, क्योंकि हमको क्रेडिट साइड में देखने को मिल सकता है बैलेंस शीट पीएनएल की रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज सर्टेन आइटम्स जो हमने ये दी थी उनको सर्विसेज और हमने उससे वो पैसा चार्ज किया। तो वह ये है कि अगर वो सर्विसेज अगर मैंडेटेड बाय स्टैच्यू है, इट मींस वो लाइबल था, सपोज करिए फैक्ट्रीज एक्ट में, या अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत उसने वो सारी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को दी है, देन नॉट लाइबल टू जीएसटी। वो अमाउंट जो रिकवर किया गया है एम्प्लॉय से, अगर उसके अलावा कोई है देन वो कंपोनेंट भी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा, ये नॉट नहीं होगा, ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, शेल अट्रैक्ट जीएसटी। तो अदर्स अगर कुछ है उसके अलावा तो जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा है तो नॉट लाइबल टू जीएसटी। अब अगर परक्यूजिट्स दिए हैं, कुछ परक्यूजिट्स दिए हैं, तो कौन सा शेड्यूल हिट होता है? शेड्यूल 1 ऑफ द सीएसजी है, सीजीएसटी एक्ट। उसमें क्या बोला हुआ है कि अप टू 50,000 अगर परक्यूजिट्स दे रहे हैं तो इट विल बी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। लेकिन अगर 50,000 से अबव है तो जीएसटी लग जाएगा परक्यूजिट्स पे। वैल्यूएशन कैसे होगा? अगेन वैल्यूएशन रूल्स 27 टू 33 विल बी इन्वोक्ड, और अगर 50,000 से ज्यादा अगर परक्यूजिट्स दे रहे हैं तो जीएसटी के एम्बिट में आ जाएगा। लेकिन वो कब है? जब अपन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर दिए जा रहे हैं तभी वो एम्बिट में आएगा। ये है विद रिस्पेक्ट टू रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पूरा चेक कर लिया तो हम टैक्स ऑडिटर को क्या एज एन एड ऑन और रिकंसिलिएशंस दे सकते हैं। और आफ्टर इतने सारे नोटिस और डिपार्टमेंट्स के हियरिंग्स होने के बाद ये आइडेंटिफाई हुआ कि मेजर मेजर इन पॉइंट्स पे एक बार जरूर हमको एक रिकंसिलिएशन बना लेना चाहिए। अगर क्लाइंट उतना बड़ा नहीं है तो हम कुछ बेसिक बेसिक रिकंसिलिएशंस जरूर बनाने चाहिए जो हम टैक्स ऑडिटर को हेल्प करके दे सकता है एक आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है वो अपनी बुक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फर्स्ट। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हमारी बुक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमारे बुक्स में अगर कैश पेड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ज्यादा तो नहीं है। फिर है जो हमने मार्च में रिटर्न में जो कैश हमको जो टैक्स पे करना है वो 31 मार्च को और अप्रैल में वो पे हुआ या नहीं हुआ, वो अमाउंट मिलना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमको पोर्टल पे नजर आ रहा है कि कुछ रिफंड क्लेम हुआ है तो हमारी बुक्स के अंदर वो आईटीसी रिफंड रिसीवेबल में से कितना लेस हो गया। अगर हमारा आईटीसी रिफंड रिसीवेबल हमने करंट एसेट्स में उसको खड़ा किया था तो रिफंड की एप्लीकेशन लगी तो उसके बाद कितना रिफंड हमारे पास आ गया है वो हमारे रिफंड में से लेस होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ रिफंड रिजेक्ट हो गया है वो भी हमारी बुक से मिलना चाहिए कि हमने अप्लाई किया था लेकिन पर्टिकुलर रिफंड मेमो के थ्रू हमारा रिजेक्ट हो गया है, तो अब हमारा रिफंड रिसीवेबल लेजर क्या शो करता है। ये कब है? जब रिफंड्स की बात हो। ये वाला आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि बुक्स में जो जीएसटी पेबल्स बन रहे हैं मोस्टली ऑडिटर्स क्या करते हैं, ये वाली चीज का ध्यान रखते हैं कि बाकी कुछ जीएसटी को पर्सपेक्टिव से देखें ना देखें, 31 मार्च को वो बैलेंस खड़ा कर देंगे जो अप्रैल में पे हुआ है। बाकी सबको क्या डाल देंगे? जीएसटी रिकंसिलिएशन लेजर या जीएसटी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड स्टिल वी आर स्टिल अंडर द रिकंसिलिएशन चल रहे हैं, उसके बाद हो सकता है चेंजेस हो जाए। लेकिन अगर ये रिकंसिलिएशन पहले बन जाए तो हमको हो सकता है आफ्टर ऑडिट्स कुछ मेजर शॉक्स देखने को ना मिले जो हम मिस कर गए। ये वाला एक है टर्नओवर एंड आउटपुट लायबिलिटी, जीएसटीआर 3B as well as 1 comparison, GSTR 3B as well as books comparison, and GSTR 1 as well as books comparison, GSTR 2B as well as books comparison। और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रिवर्सल ऑफ आईटीसी को ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है वो अलग से कंपोनेंट नहीं दिखाते हैं, या अगर हमने किसी को कौन कौन सी इनपुट्स को हमने कैपिटलाइज किया है वो अलग से नहीं दिखाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो उस मंथ में तो उसको अलग से शो करते हैं, फिर मंथ एंड में उसको एसेट्स में कैपिटलाइज कर देते हैं। तो अलग अलग तरीका आपको देखने को मिल सकता है कि आईटीसी जो रिवर्सल वाला कंपोनेंट था उसका लेजर क्लाइंट ने मेंटेन किया है या नहीं किया है। अगर ड्यूरिंग द ईयर डिमांड ऑर्डर आया है, कुछ नोटिस पे हुआ है, तो हमारे क्लॉज है जिसके अंदर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी कि ड्यूरिंग द ईयर डिमांड क्रिएट हुई, कितने की क्रिएट हुई, उसमें से कितना पे हो गया जो हम वेट के टाइम किया करते थे वो कि वो यहाँ पे भी उसमें बोला हुआ है कि डिमांड्स अदर देन द इनकम टैक्स लॉस, एक क्लॉज है टैक्स ऑडिट्स में। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई डिमांड रेज हुई है तो ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई ऑल दोस डिमांड्स और उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी शो करना है।
एक मेजर पॉइंट जो क्लाइंट्स को हर्डल करता है और डिपार्टमेंट जिसको रेज करता है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट्स। कि ड्यूरिंग दियर क्रेडिट नोट्स दिए हैं उसको, जो टू बी में आए थे वो सारे हमने अकाउंट फॉर किए या नहीं किए, या हमने जो रेज कर दिए थे वो वापस सामने वाले ने अपने टू बी अपने थ्री बी फाइल करते टाइम हमको बताया या ना बताए, वो सब कुछ क्रेडिट डेबिट नोट्स और उसका ट्रीटमेंट, ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन। डेबिट क्रेडिट नोट्स का ध्यान रखना है, और डेबिट क्रेडिट नोट्स में ये भी ध्यान रखना है दैट क्रेडिट नोट इज रिलेवेंट टू सेल्स और परचेज, और डेबिट नोट इज रिलेवेंट टू सेल्स और परचेज, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग जाएगा। हमेशा माइंड में रहता है कि अगर क्रेडिट नोट आया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ओनली, इट इज नॉट। हो सकता है वो परचेज के रिस्पेक्ट में भी होगा, तो वो हमारी इनपुट आईटीसी को इम्पैक्ट करेगा रादर देन द आउटपुट। जब हम रिकंसिलेशन करते हैं साल के एंड में, हमको बहुत बार ऐसा मिलता है कि सर हमने तो ये क्रेडिट नोट सेल्स का समझ लिया था, ये तो परचेज का था। तो इट इज नेसेसरी कि हम ये आइडेंटिफाई कर ले, हम जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब भी आइडेंटिफाई कर ले अगर हमारे क्रेडिट और डेबिट नोट आ रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर क्रेडिट डेबिट नोट इज रिलेटेड टू सेल्स, तो हमारा आउटपुट हिट होना चाहिए। और अगर हम परचेज है तो हमारा अगर परचेज से रिलेटेड है तो हमारा इनपुट हिट होना चाहिए। ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं जो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है या नहीं है, जैसे रिटर्न फाइल करने आया, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन दैट पर्सन इज नॉट मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सेक्शन 35 है जो जीएसटी का, वो ये कहता है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, उससे कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप टू 72 मंथ्स, यानी कि 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। इट मीन्स अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, अगर 24-25 का रिटर्न है और उसका एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 2025 को जाएगा, तो 31 दिसंबर 2025 से 6 साल आपको देगा। मीन्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है एज पर जीएसटी। एक क्लॉज है जिसमें स्टॉक के रिलेटेड, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक क्लॉज है स्टॉक के रेस्पेक्ट में, हम कह देते हैं द एसएससी इज नॉट इन द पोजीशन टू मेंटेन द स्टॉक्स, और नॉट इन द पोजीशन, इज बिजनेस नेचर इज लाइक दैट कि वो स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकता है। लेकिन जीएसटी में हम इससे नहीं बच सकते। जीएसटी में यू हैव टू मेंटेन द स्टॉक्स फ्रॉम द एचएसएन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेंटेन करना है, और अब तो मैंडेटरी कर भी दिया है कि B2B B2C दोनों को आपको एचएसएन मेंटेन करना है। इट मींस यू हैव टू मेंटेन द स्टॉक डिटेल्स अंडर जीएसटी प्रोविजंस। फोर्थ है अकाउंटिंग एंट्रीज वर्सेस 2A वर्सेस 2B। अभी जो हम एंट्रीज करते हैं वो मेजरली 2B को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मींस ये पॉइंट आता है, बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं साहब 2B में रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, हमको अकाउंटिंग एंट्री कब करनी चाहिए। प्रॉपर बुक्स मेंटेन करने का तरीका होता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज तब मेंटेन करें जब हमारे पास इनवॉइस आ गया है, वेदर इट इज रिफ्लेक्टेड इन 2B एंड 2A इज इररिलेवेंट, एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो हम रिकंसिलेशन मेंटेन करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज को शिफ्ट नहीं करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे अकाउंटेंट्स और आर्टिकल्स भी जाते हैं, और फिर अकाउंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे अकाउंटेंट्स अलग अलग सर्वर पे बैठ के अलग अलग काम कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज को शिफ्ट कर देते हैं, साहब ये 2B में आया नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको अकाउंटिंग एंट्री को आगे वाले मंथ में ले लेते हैं, ताकि हमारा जो 3B की रिपोर्ट बनेगी वो अच्छी बन जाएगी। ऐसा नहीं है, हमको रिकंसिलेशन मेंटेन करना है। और अब तो टैलीज और बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये पोजीशन आ गई है कि आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज किसी भी मंथ में हो रही हो, 2B में कौन सा रिफ्लेक्ट करवाना है हम वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर मंथ में रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज मींस कोई भी एक्ट आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज और बुक्स की मेंटेन कैसे करते हैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग एंट्रीज आपको परफेक्ट उसी तरीके से करनी है, और रिकंसिलेशन मेंटेन करना है कि वो हमारे 2B में कब रिफ्लेक्ट हुआ। कंपेयर क्या, अकाउंटिंग एंट्रीज शिफ्ट कर दो। इश्यूज कब आते हैं, जब टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट हो रखा होता है, उस पर्टिकुलर एक आइटम पे टीडीएस डिडक्ट हो रखा है और मेरे स्टाफ ने उसको अगले मंथ में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो सारे टीडीएस की एंट्रीज भी आपकी चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है जो वन ऑफ द मेजर इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं कि ई-वे बिल बन गया है, तो हमको ये चेक करना है कि ई इनवॉइस, ई-वे बिल और जीएसटीआर वन में तीनों में जो टर्नओवर जा रहा है वो हमारी बुक से मैच खाना चाहिए। अभी जो नोटिस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आपने ई-वे बिल बना दिया था लेकिन उतना टर्नओवर आपका मैच नहीं खा रहा है विद रिस्पेक्ट टू बुक्स, तो हम क्यों ना वो जो ई-वे बिल बना है उसको हम आपका टर्नओवर मान लिया जाए। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहीं पे हो जाएगा कि हमारा गैप तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज से 4-5 साल बाद जब नोटिस आएगा ना, आप उसको ई-वे बिल भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप ई-वे बिल डाउनलोड करने जाते हैं उसमें एक फंक्शन है कि वो 5-5 एंट्रीज ही एक दिन में 5 डेट्स ही अलाउड करता है।
डाउनलोड करना, 5 दिन ही अलाउ करता है। तो आप एक साथ ई वे बिल लाएंगे कहाँ से, डिपार्टमेंट को तो मिल जाता है। तो इट इज नेसेसरी कि आप मंथ ऑन मंथ ई वे बिल, ई इनवॉइस, GSTR1 आइदर डाउनलोड अपने पास रख लीजिए और ये कंपेयर कर लीजिए कि हमारा कोई भी टर्न ओवर मिसमैच नहीं हो रहा है। एंड लास्ट जो एक पॉइंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंडिचर ऐसा है जो प्रीपेड नेचर का है, क्या उसका जीएसटी कंपोनेंट भी हम प्रीपेड करेंगे या नहीं करेंगे। इट मीन सपोज करिए कोई एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर हम आईटीसी अवेल कर रहे हैं और कुछ पोर्शन इस साल में हिट करेगा और कुछ हम उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, वो जीएसटी कंपोनेंट का क्या करेंगे। इन माय ओपिनियन इट इज एडवाइजेबल कि हम वो जीएसटी उसी टाइम क्लेम कर लें, वेदर दैट अमाउंट इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट्स एंट्रीज एज वेल, है ना। ये ऑल दिस फ्रॉम माय साइड। We have discussed balance sheet aspect as well as from P&L aspect as well and from indirect expenses analysis. Thank you, Shreya. अब किसी की क्वेरीज है तो हम 5-10 मिनट में ले सकते हैं। Thank you so much, sir. It was a great session, very insightful. Even I would apply these things in my office. If anybody has any question, please drop down in chat box. श्रेया, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से तरुण जी ने एक्सप्लेन किया है हर एक प्रोविजंस जी को, सर। तो क्वेरी का चांसेस तो बनता नहीं है। और तो कोई स्पेसिफिक बिल्कुल। क्वेरी हो तो हम लोग ले सकते हैं। हाँ, शायद तरुण जी कोई स्पेसिफिक क्वेरी नहीं है। जी सर। जी हाँ। So, थैंक यू but great session. from my side to Ankur sir and CIRC provide me this opportunity कि मैं एक ऐसा टॉपिक जो अभी ऑडिट्स में यूज आने वाला है वो आर्टिकल्स तक, स्टूडेंट्स तक और हमारे मेंबर्स तक पहुंचा सकूं। ये जो मैं स्लाइड्स है मैं ये शेयर कर दूंगा, आप यूज दे सकते हैं इसको प्रैक्टिकल एंड ऑन। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू So श्रेया। before we close, I'd like to take a heartful moment to see Tarun Soni sir for sharing such in-depth knowledge in such simplified and relatable manner to all our dignitaries and RCM members, to our Sikasa team and organizing committee for their hard work behind the scenes, and finally to all the participants, to आखिरी तक बने रहे, and to all those who joined. Over to you, sir. थैंक यू तरुण जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और हम आपकी सेवाएं लगातार लेते रहेंगे। जी सर, आई एम देयर फॉर यू। ओके, थैंक यू। खान सर, मीटिंग ओवर करें। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay.